नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका PW UPSC वाला पे। और आज एक ऐसी सीरीज की शुरुआत, आज एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत जहां पर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि किस परिस्थितियों में अरब और तुर्की जो आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और कैसे आक्रमणकारी अपने आप में यहां पर शासन करने लगे। आज हम देखेंगे उन सारी प्रशासनिक और कर व्यवस्थाओं को जिन्होंने भारत के आधुनिक इतिहास की नींव रखी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक और कर व्यवस्थाएं थीं जो उस समय स्थापित हुई, उस समय प्रचलन में थी और कई तरीके से आज भी अलग अलग रूप में आज भी वो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बने। आज बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास की। आज बात करेंगे कि कैसे जो अरब और तुर्की आक्रमणकारी थे वो आए, उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित किया जिसने लगभग एक 800 साल के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। उन सारे शासकों की बात करेंगे जिन्होंने इतिहास पे अपनी छाप छोड़ी। अब छाप नकारात्मक थी कि सकारात्मक थी, ये चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन छाप छोड़ी जरूर। कैसे उनकी जो नीतियां थी, कैसे उन नीतियों ने भारत के भौगोलिक नक्शे को बदला, कैसे उसने भारत की सामाजिक व्यवस्था को बदला, कैसे एक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया जो लंबे समय तक, जब तक अंग्रेज भारत पर नहीं शासन करना शुरू कर चुके थे, तब तक वो व्यवस्थाएं जो हैं वो रहीं। तो आज इन सारी कहानियों को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे कि वो आपकी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आज बात करेंगे भारत के मध्यकालीन इतिहास की। तो भारत के मध्यकालीन इतिहास को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि हम सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक चरण को देखें और प्रारंभिक चरण को समझें तो कई बार सवाल जो हैं यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन जो सवालों की संख्या है, जो प्रश्नों की संख्या है, वो ज़्यादा नहीं होती। 2-3 सवाल ही यहाँ से आते हैं। लेकिन अगर आप इन 2-3 सवालों को अगर 1-2-3 घंटे लगा के, 4 घंटे लगा के यदि आप इन 2-3-4 सवालों को जो है हल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका एक बहुत बड़ा जो है स्कोर वहाँ पर निकल के आता है। क्योंकि यही जो छोटे छोटे प्रश्नों वाले जो जहाँ से कम प्रश्न आ रहे हैं, कई बार बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इसको इन टॉपिक्स को, इन विषयों को बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, क्या करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम इन छोटे छोटे जो विषय हैं उनको यदि हम अच्छे से कर लें और इनसे अगर हम 2-2, 4-4 करके ऐसे कुछ 10, 12, 15 सवालों को कुल हम सही कर लेते हैं तो वो हमें प्रीलिम की कट ऑफ के उस पार ले जाने में मदद करता है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। कारण ये कि इस मध्यकालीन भारत के इतिहास में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आधुनिक भारत की नींव रखेगा। इस मध्यकालीन इतिहास के भारत में बहुत कुछ ऐसा प्रशासनिक तौर पे, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, मध्यकालीन भारत के इतिहास में बहुत कुछ घटित होगा। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये बात है उन तमाम पहलुओं को समझने की कि किस तरीके से ये प्रशासनिक था, राजनैतिक था, आर्थिक था, सामाजिक था। इसने भारत के सामाजिक ढांचे में बदलाव लाया, ये भारत के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव लाया और इसने भारत की राजनीति को न सिर्फ आंतरिक तौर पे बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी भारत की राजनीति को बदला। अभी तो उस समय जो है राष्ट्र का कोई ऐसा विषय नहीं था, लेकिन कहानी शुरू होती है जब भारत में कन्नौज को लेके एक लंबा युद्ध होता है। कन्नौज बड़ा ही कूटनीतिक तौर पे बड़ा ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, क्योंकि कन्नौज को यदि आप देखें तो वो भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी जो छोर है, इधर रेगिस्तान की तरफ और उधर पहाड़ों की तरफ, वो दोनों कन्नौज से बराबर दूरी पे था। कन्नौज बहुत ज़्यादा जो है वो
उत्तर की तरफ नहीं था, गंगा के मैदानी इलाकों में था, और वहां से कन्नौज से पूरे उत्तरी भारत के ऊपर शासन किया जा सकता था, पूरे उत्तरी भारत को अपने शासन में रखा जा सकता था। अब यहां पर इस आंतरिक लड़ाई में जो कि कन्नौज को लेके जो युद्ध हुआ, और ये युद्ध एक नहीं, ये युद्ध करीब एक दिन का युद्ध नहीं था, ये 2 सदियों का युद्ध था। और ये युद्ध हुआ पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में। और इनके युद्ध के कारण भारत की जो पश्चिमी सीमा थी वो कमजोर पड़ती है, और जैसे ही वो कमजोर पड़ेगी, अरब और तुर्की आक्रमणकारी जो पहले से सिंध और मुल्तान तक आ चुके थे वो भारत के अंदर आएंगे। तो वो शेर है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो वो अपने जब आपस में लड़ रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारी पूर्वी और जो हमारी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी सीमाएं थी वो क्या होती हैं, वो कमजोर पड़ती हैं, जिस कारण से ये अंदर आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये आक्रमण क्यों इस तरीके की जो है वो नीतियां बनाई गई, या क्यों इस तरीके से आक्रमण करके जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है राज्यों को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़मीन को अपने कब्जे में लेना जो है ये एक चलन सा बन गया। और ये अभी का नहीं था, चाहे अलेक्जेंडर हो वो भी आक्रमण कर रहा था, या अशोका हो। चाहे अलेक्जेंडर हो, सिकंदर हो, उसने भी क्या किया, उसने भी इस विस्तार की नीति को जो है अपनाया, और यूरोप से लेके हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिमी छोर तक जो है वो आता है। चाहे अशोक का हो, अशोक ने भी यही किया। अशोक की भी नीतियां भी जो है वो विस्तारवादी थी। प्रश्न ये उठता है कि ये विस्तार क्यों कहीं पर भी हमने चाहे वो समुद्रगुप्त का दौर देखा, चाहे हमने वो हर्षवर्धन का दौर देखा, या अब इस बार जो विस्तार था वो अरब और तुर्की से होता हुआ हिंदुस्तान तक आया, ये विस्तार क्यों हो रहा था? ये हर कोई कर रहा था। ये आगे चल के हम देखेंगे कि मुगलों ने भी किया, ये आगे चल के हम दिल्ली सल्तनत में भी देखेंगे, ये हम देखेंगे कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, वो भी तो अपना जो है वो विस्तार को करते करते हिंदुस्तान तक आ गए। यदि आप देखें कि जब से हमारे पास इतिहास जो है वो मौजूद है, तब से लेके 1945 तक जिसके पास जितनी बड़ी जमीन या जिसके पास जितना बड़ा साम्राज्य वो उतना शक्तिशाली होता था। यही पैमाना था, यही जो है देखा जाता था कि किसके पास कितना बड़ा साम्राज्य है। जिसके पास जितनी बड़ी जमीन वो उतना शक्तिशाली। एक ही पैमाना था इसको मापने का कि किसके पास कितनी जमीन है। और जिस राजा ने और जिस शासक ने, भाई आक्रमणकारी तो वो किसी और के लिए है, एक के लिए आक्रमणकारी दूसरे का शासक होता है। और जिस भी शासक ने अपने आप को जो है सिद्ध करना था, अपनी शक्ति को सिद्ध करना था, वो क्या करता था, वो इस तरीके की विस्तारवादी नीतियों को अपनाता था और वो आक्रमण करता था। ये 1945 तक चला। 1945 के बाद ये जो धारणा थी ये बदलती है, और 1945 के बाद अर्थव्यवस्था को जो है पैमाना माना जाने लगा कि जिसकी अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी वो देश जो है वो उतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। यदि 1945 से पहले का विश्व होता तो आप देखते कि जापान रशिया से पावरफुल नहीं हो सकता था, जापान रशिया से शक्तिशाली नहीं हो सकता था। रशिया का आप क्षेत्रफल देखिए और जापान का क्षेत्रफल देखिए तो आपको फर्क समझ में आएगा। लेकिन आज जापान ज्यादा शक्तिशाली है, आज जापान ज्यादा समृद्ध है, क्योंकि जापान की अर्थव्यवस्था ज्यादा समृद्ध है। आज रूस उतना समृद्ध नहीं है क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था, उसके पास बहुत बड़ी जमीन है। भारत के नजरिए से देखें तो बहुत से ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से कहीं गुना बड़ा है, लेकिन भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन भारत, अगर आप अर्थव्यवस्था को देखें तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भारत शक्तिशाली होता है,
तो 1945 में ये चीज बदली। लेकिन उससे पहले तक चाहे वो हिटलर हो, उसकी भी विस्तारवादी नीति थी, चाहे वो अशोक हो, उसकी भी विस्तारवादी नीति थी, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो, जो भी हो, सब कोई अपनी इन्हीं विस्तारवादी नीतियों पे चल रहे थे। अब यहीं पर इसी विस्तार को आप देखें तो जब थोड़ा सा हमें जो इस्लामिक जब इस्लाम का उद्भव हुआ अरब में, वहां से थोड़ा सा हमें इन उस राजनीतिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा जो इस्लाम के आने के बाद आई। पैगंबर साहब के जाने के बाद सवाल ये उठा कि अब क्या होगा, अब पूरी दुनिया में, क्योंकि जब तक वो थे तो वो जो भी मुसलमान थे उन सबके लीडर, और विस्तार तो नियम था, विस्तार ही समृद्धि का पैमाना था, तो विस्तार तो सब कर रहे थे। अब प्रश्न जब ये उठा कि इस समय कौन जो है वो मुसलमानों का नेतृत्व करेगा राजनीतिक और धार्मिक तौर पे, तो ये तय हुआ कि जो खलीफा है उसकी जो है खलीफा वाली व्यवस्था निकल के आती है कि वो राजनीतिक और धार्मिक तौर पे पूरे विश्व के मुसलमानों के जो हैं वो नेता होंगे। और किसी भी छोटे बड़े मुसलमान शासक को जब तक खलीफा की तरफ से जो है आश्वासन और इजाजत दोनों चीजें नहीं मिल जाती थी, वो विस्तार नहीं करता था। ये यदि वो कहीं विस्तार कर लेता था तो उसको उस विस्तार को बताना पड़ता था, और यदि कोई छोटा या मुसलमान शासक या कहीं दूर मुसलमान शासक जो है वो खलीफा की अनुमति के बिना यदि कोई नया राज्य या नया देश को जो है अपने कब्जे में लेके आता था, तो फिर उसको मान्यता के लिए, उस चीज़ की उसको मान्यता दिलवाने के लिए खलीफा के पास जाना पड़ता था। मतलब ये समझ में आ रहा था कि खलीफा जो है वो पूरे मुसलमानों का जो है वो नेता है, और सिर्फ राजनीतिक तौर पे नहीं, धार्मिक तौर पे भी। ये एक अलग विषय है, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। किंतु यहाँ पर यदि हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो इसकी भी शुरुआत इसी दौर से होती है जब अरब और तुर्की आक्रमण जो है वो भारत पर होता है। अब इस अरब और तुर्की आक्रमण का भारत पे होना, ये यहाँ से इसकी जो है, पहले अरब आए, ये ध्यान रखिएगा, ये एक आपको ये भी क्रम याद रखना होगा कि पहले कौन आया। पहले आते हैं अरब। तो जब अरबी लोग भारत आए तो यहाँ पर अल हज्जाज जो है वो गवर्नर था। अल हज्जाज जो है वो गवर्नर था इराक का, बगदाद। तब जो खलीफा थे वो जो खलीफा की जो गद्दी थी वो अरबों के पास थी, और उसका जो मुख्यालय था वो बगदाद था। अब बगदाद से मोहम्मद बिन कासिम को इजाजत मिलती कि तुम जो है फारस के, पर्शिया के पूर्वी तरफ जाओ, और उसको जो है इस चीज की इजाजत मिलती है कि तुम जाके हमला करो। और ये अल हज्जाज ने जो है खलीफा वलीद, उस समय जो खलीफा थे वो वलीद थे, वो अरबी थे, तो उनकी उस पे उन्होंने क्या किया, इसको जो है वो अनुमति दी कि तुम जाओ और इस तरफ, किधर, सिंध और मुल्तान की तरफ कब्जा करो। और इसी अनुमति के बाद मोहम्मद बिन कासिम भारत की तरफ आता है, हिंदुस्तान की तरफ आता है और आक्रमण करता है। उस समय जो सिंध का शासक था दाहिर, तो ये जो युद्ध होता है, रेवाड़ का युद्ध, ये मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच, जो कि सिंध का शासक था उस समय, उनके बीच होता है। इसमें दाहिर जो है वो पराजित हो जाता है, और सिंध के बाद मुल्तान पर भी जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है वो कब्जा कर लेता है। मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान जो है वो इतना पसंद आता, और वो इतना समृद्ध शहर था कि मोहम्मद बिन कासिम उसको जो है वो स्वर्णिम शहर या सिटी ऑफ गोल्ड कहता है। आप भारत की समृद्धि को सिर्फ इस एक लाइन से, सिर्फ इस एक पंक्ति से आप भारत की समृद्धि को का अनुमान लगा सकते हैं कि जहां भारत के सुदूर पश्चिम में, अभी तो गंगा यमुना का दोआब, पंजाब, इसकी बात ही नहीं हो रही है, अभी तो मुल्तान की बात हो रही है, सिंध की बात हो रही है, और मुल्तान को स्वर्णिम शहर कहा जा रहा है। यदि वो इतना समृद्ध था तो जहां जो जमीन थी वो उपजाऊ थी, जहां नदियां बह रही थी
वो जमीन कितनी समृद्ध होगी। और ये ही वो जो आकर्षण का कारण बनता है, यही समृद्धि जो है वो आकर्षण का कारण बनती है। क्योंकि यदि आप भारत से जो ईरान और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान उस तरफ की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान इस तरफ की भौगोलिक स्थिति देखें तो वहां इतनी उपजाऊ जमीन नहीं थी। वहां तो रेतीले पहाड़ और जो पथरीले जमीन है, वहां कोई ऐसी कृषि की उपज कुछ है नहीं। तो उन लोगों के लिए ये जमीन, ये जो हिस्सा था दुनिया का जहां जमीन जो है वो जरखेज थी, जमीन जो है वो उपजाऊ थी, जहां समृद्धि थी, उनके लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना। और उनको लगा कि यदि हम इसको अपने कब्जे में ले लेंगे और इस पे यदि हम अपना नियंत्रण कर लेंगे तो हमारा जो हम यहाँ से हमें कमी है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और इसी नियत के साथ जो है वो सिंध पर आक्रमण होता है। सिंध पर आक्रमण होने के बाद ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये तुरंत एक प्रशासनिक व्यवस्था को वहां पर जो है वो लेके आता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं इक्तादारी। मोहम्मद बिन कासिम तुरंत ही क्या करता है, एक प्रशासनिक व्यवस्था का वहां पे उसकी शुरुआत करता है, और जो कि अरब सैन्य अधिकारियों द्वारा जो है इसकी शुरुआत होती है। और इक्तादारी की जो है शुरुआत होती है, वो क्या करते हैं कि जितने भी, अब इसको ऐसे समझिएगा कि जितने भी जो भी उनके पास सिंध और मुल्तान के जो प्रांत थे, उन प्रांतों को वो जो है ज़िले के हिसाब, आज के समय में कहें तो ज़िला होता था, जैसे आज के समय में ज़िला होता है वैसे उस समय इक्ता होता था। तो वो क्या कर रहे, उन्होंने क्या किया, इस सिंध और मुल्तान के प्रांत को इन्होंने इक्ता में जो है विभाजित कर दिया। इस इक्ता का जो मुखिया होता था, जैसे आज के समय पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिलाधिकारी होता है, उस समय जो इक्ता का मुखिया होता था वो इक्तादार कहलाया। और उस समय मोहम्मद बिन कासिम के समय ये इक्तादार जो होता था एक अरब सैन्य अधिकारी होता था। अब ये जो अरब सैन्य अधिकारी है, लेकिन जिलाधिकारी किसे बना दिया, आईएएस को। जिलाधिकारी किसे बना दिया, आईएएस को। लेकिन नीचे जो चाहिए ना, तहसीलदार चाहिए, पटवारी चाहिए, एसडीएम चाहिए, तो ये जब तक जो है वो जो स्थानीय लोग या स्थानीय उसमें से नहीं होगा, प्रशासन मुमकिन नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। इसीलिए मैंने कहा कि आज के भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, आज के आधुनिक भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी नींव कहीं ना कहीं यहाँ रखी गई। बिल्कुल वैसा नहीं चला आ रहा था, लेकिन हाँ, अपने प्रारंभिक जो इसका जो इस समय जो ये रखा गया, ये आप कह सकते हैं कि भारत में प्रशासनिक व्यवस्था की जो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी नींव कहीं यहाँ कहीं रखी गई। तो इन्होंने क्या किया, इन इक्ता यानी कि आप उसको जिले से समझ सकते हैं कि इसको क्या किया, इसको उपमंडलों में विभाजित किया। प्रांत का विभाजन होता है किसमें, प्रांत को जो है बांट दिया जाता है इक्ता में। इक्ता का जो मुखिया था उसे इक्तादार कहा, और वो एक अरब सैन्य अधिकारी होता था। लेकिन उस इक्तादार के नीचे जो उपमंडल थे, उन उपमंडलों का प्रशासन जो है उन्होंने अरबों के हाथ में ना देके जो स्थानीय हिंदू अधिकारी थे, यानी कि जो दाहिर के समय या जो दूस समय जो भी शासक थे, उनके जो अधिकारी थे, उन्हीं को उन्होंने जारी रखा। उन्हीं को ये जो है यहाँ पर इसकी जिम्मेवारी दी, किसकी, उपमंडलों की। यहाँ पर पहली बार जो है वो जजिया जो है लगाया गया, और ये जजिया लगाया गया गैर मुसलमानों पे। अब इसको लेके भांति भांति की बातें होती हैं। हमें जजिया को समझने से पहले जो मुसलमानों में कर व्यवस्था है, जो धार्मिक तौर पर जो मुसलमानों में कर व्यवस्था है, उसको समझना पड़ेगा। अब आप इसमें कहेंगे कि सर ये तो जो है सिर्फ गैर मुसलमानों पे लगाया गया, मुसलमानों पे तो लगाया नहीं गया। अव्वल तो यहाँ मुसलमान रह ही नहीं रहे थे भाई। यहाँ पे इतना जो है, अभी हम 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 8वीं शताब्दी में तो मुसलमान यहाँ रह ही नहीं रहे। और जो लोग भी आ रहे थे, मुसलमान पहले से ज़कात दे रहे थे। उस समय की जो व्यवस्था थी, मुसलमानों के ऊपर ये जो है जो मुसलमानों का जो धार्मिक कर व्यवस्था है, उसमें ज़कात होती है। ज़कात आपके पास जो भी आपकी बचत है और जो भी आपके पास ज़मीन है, सोना है, उसका सालाना 2.5%
2.5% जो है वो ज़कात लगती थी। तो मुसलमानों के ऊपर पहले से ज़कात लग रही थी, इसलिए यहां पर इन्होंने कहा कि गैर हम मुसलमानों से तो पहले ले रहे हैं, अब हम गैर मुसलमानों से जजिया लेंगे। अब इसको लेके अलग अलग बातें होती हैं। इतिहास पढ़ने के लिए मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊं। इतिहास आज के समय पे आधे से ज़्यादा जो लोग हैं हमारे यहाँ के, चाहे वो इतिहास के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हो, या वो धर्म के ऊपर हो, हर कोई जो है व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का पढ़ा लिखा व्यक्ति है। यहां पर इतिहास को समझे बगैर, उसको जाने बगैर, उन परिस्थितियों को समझे बगैर, देखिए इतिहास को समझने के 2 तरीके हैं। या तो मैं यहां 2023 में बैठ के उस को 700 800 7वीं 8वीं शताब्दी को देखूं और आज के हिसाब से अपना जो है निर्णय लूं कि सही था कि गलत था, जो कि अपने आप में गलत है। यदि आपको इतिहास को समझना है और इतिहास को सही मायने में समझना है तो आपको जाना पड़ेगा, आपको 8वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा, आपको 8वीं शताब्दी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों को समझना पड़ेगा और तब देखना पड़ेगा कि ये जो कोई भी इतिहास को अगर अंग्रेजी में कहें तो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री की स्पेलिंग है HISTORY, हाई स्टोरी। मतलब इतिहास में हम हर चीज को नहीं पढ़ते हैं। यदि आप अपने स्वयं के जीवन को देखें तो आपके 20-25 साल का जो जीवन अभी तक आप व्यतीत कर चुके हैं, उसमें आपको उन पूरे 20-25 साल का एक एक दिन, एक एक लम्हा जो है वो याद नहीं है। आपको कुछ चीजें याद हैं जो आपके इस जीवन काल में महत्व रखती हैं। शायद आपको अपना जन्मदिन याद है, वो तो आपको वैसे भी याद नहीं होगा, किसी और ने बता दिया। आपको जन्मदिन याद है, आपको अपने माता पिता का जो है शादी की सालगिरह याद है, आपको अपने भाई बहन का जन्मदिन याद है, पहली बार स्कूल जाना तो शायद याद नहीं होगा, पहली बार कुछ जीते होगे तो वो याद है। तो ऐसे ही इतिहास है, हम हर चीज नहीं पढ़ सकते और यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, इतना समय ही नहीं है। इतना अगर हम यदि पूरे इतिहास को पढ़ने लग जाएंगे तो मध्यकालीन भारत के इतिहास पे पीएचडी से नीचे काम बनेगा ही नहीं। तो हम इतिहास में सिर्फ उन लम्हों को, उन घटनाओं को पढ़ते हैं जिन्होंने समय पे अपना प्रभाव डाला। अब यहीं पर जो है विवाद आ जाता है। किसी के हिसाब से ये जो प्रभाव पड़ा ये नकारात्मक था और किसी के हिसाब से ये जो प्रभाव पड़ा है सकारात्मक था। यही समझना है हमें जज नहीं करना है, हमें उस पे हम कोई न्यायाधीश नहीं है कि हम उस पे जो है अपना फैसला सुनाए कि अरे ये सही था गलत था। हम स्कॉलर्स हैं, हम पढ़ रहे हैं और हमें सिर्फ पढ़ना है, हमें उससे अपना मत नहीं बनाना है। हमें उससे क्योंकि आपके मत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, यूपीएससी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। यूपीएससी को ये जरूर उनको इसमें रुचि है कि तुम्हें ये चीज पता है कि नहीं पता है। बिल्कुल आगे चल के इस जजिया कर को जो है वो ये एक प्रताड़ना का जो है चिन्ह बन गया, बिल्कुल सही है। लेकिन इस समय क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में कर का महत्व आपको बहुत अच्छे से पता है, कोई भी प्रशासन बगैर अर्थव्यवस्था के नहीं चल सकता और उस समय या किसी भी समय पर अर्थव्यवस्था में कर का अपना महत्व होता है। उन्होंने कर लगाया, 2 रीजन थे, 2 कारण थे कि उन्होंने ये कर यहां पर लगाया। पहला क्या कि भैया यहाँ कोई मुसलमान रह ही नहीं रहा था इस हिस्से में, जो भी थे थोड़े बहुत रह रहे थे, उन पे तो कर लगा के कोई फायदा था नहीं, क्योंकि थोड़े से कर लगा के तो फायदा नहीं है। ज्यादातर जो जनसंख्या थी वो कौन थी, वो गैर मुसलमान थी, तो इन्होंने कर लगाया। अब मुसलमान होते हुए भी अगर कर लगता तो मुसलमान पहले से ही जो है जजिया ज़कात दे रहा था। आगे चल के हम देखेंगे सिर्फ 4 कर रह जाएंगे इसको मिला के। तो ये हुआ, इस समय कारण प्रशासनिक था, आगे चल के प्रताड़ना बन गया, वो एक अलग कहानी है। यहां पर जो है मुसलमानों के ऊपर, गैर मुसलमानों के ऊपर जो है क्या किया गया, यहां पर गैर मुसलमानों के ऊपर कर लगाया गया। अब मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के अंत की बड़ी ही अजीब कहानी है। हुआ क्या, खलीफा सुलेमान, अब ये जो खलीफा सुलेमान है ये खलीफा वलीद के बाद बने, और खलीफा सुलेमान की जो है बिल्कुल नहीं बनती थी, किससे? अल हज्जाज से। वो इराक का जो गवर्नर था अल हज्जाज,
वो उसका शत्रु था या उसकी उससे नहीं बनती थी। और ये तो मतलब आप समझिए कि कितना इतिहास जो है अपने आप को, या इतिहास से कितना हम जुड़े हुए हैं। आधुनिक भारत में देखिए, जैसे ही केंद्र में सरकार बदलती है, राज्यों के राज्यपाल बदल जाते हैं। ये एक आम घटना है। ये पूरे भारत के आप स्वतंत्र भारत के इतिहास में देखेंगे, ये हर बार हुआ कि जब भी कोई सरकार बदली, मतलब सरकार बदलने का मतलब ये कि नई सरकार बनी नहीं, जब भी कोई एक पार्टी की सरकार हो गई, जैसे 2004 में हुआ, 2014 में हुआ, 1999 में, 98 में, सब जगह हुआ, सब समय पे हुआ कि जैसे ही सरकार बदली वैसे ही दो चीजें जो हैं वो बहुत जल्दी। सबसे पहली चीज जो सबसे पहला बदलाव जो होता है वो राज्यों में राज्यपाल का बदलाव होता है। यहां पर भी देखिए, जैसे ही खलीफा की कुर्सी, खलीफा की गद्दी बदली, भाई राज्यपाल पसंद नहीं था, गवर्नर समझ में नहीं आया, तो अल हज्जाज को जो है उसके उससे बर्खास्त किया। और मोहम्मद बिन कासिम को जो अब मोहम्मद बिन कासिम और अल हज्जाज के बीच ये रिश्ता था कि मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का दामाद था। अब वो क्या करता है भाई, जब उस ससुर से नहीं बन रही तो दामाद से कहां से बन जाएगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला तुम्हें कैद। खलीफा सुलेमान ने क्या किया, खलीफा वलीद के बाद जो बने खलीफा सुलेमान ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को किया और उसे कैदी के रूप में मेसोपोटामिया, इराक, बिल्कुल उस कोने पे भेज दिया और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु। अब आप ये समझिए कि हमें बहुत बार जो सोशल मीडिया पे जो इतिहास प्रचलित है उसमें इन चीज़ों को जो है वो धर्म के उससे दिखाया जाता है। इसमें धर्म का कोई कहीं से कहीं तक कुछ नहीं था। धर्म होता तो ये आपस में एक दूसरे को मार रहे होते, धर्म होता तो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपस में लड़ रहे होते। सिर्फ एक चीज, कौन ज्यादा शक्तिशाली है, सिर्फ एक चीज कि किसका वर्चस्व रहेगा। यहां पर भी, यहां कहीं धर्म दिख रहा है? कहीं नहीं है। सारी कहानी पैसे की थी, सारी कहानी जो है वो सत्ता की थी, सारी कहानी जो है वो ये थी कि किसका वर्चस्व रहेगा। तो मोहम्मद बिन कासिम को उसी के खलीफा ने जो है कैद किया, उसे बंदी बनाया, उसे मेसोपोटामिया भेजा और वहां उसकी मृत्यु हो गई। और अगले 150 साल तक, अगले करीब 150 साल तक जो है सिंध और मुल्तान खलीफा के साम्राज्य का हिस्सा बने रहे। अब इससे भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, इतिहास को समझना होगा। इतिहास का मतलब सिर्फ उन घटनाओं को पढ़ना नहीं होता जो समय समय पर घटित हुई। इतिहास का मतलब होता है उन घटनाओं को भी समझना कि उनका प्रभाव क्या पड़ा, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। अब सवाल एक तो यह है कि हम पढ़ रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि सर क्यों जो है, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है जो है इस इतिहास को यहां पर पढ़ने की आवश्यकता है? क्योंकि आधुनिक भारत की बहुत सी चीजों की शुरुआत यहां पर हुई। बिल्कुल आवश्यकता है। प्रभाव पड़ा। सिर्फ देखिए, आक्रमण का प्रभाव सिर्फ राजनीति पे नहीं पड़ता है। आक्रमण का प्रभाव शिक्षा पे भी पड़ेगा, साहित्य पे पड़ेगा, रहन सहन पे पड़ेगा, खाने पे पड़ेगा, कला पे पड़ेगा, संस्कृति पे पड़ेगा, सब पे। और यही दिखा जब अरब के लोग इस तरफ आए, अरब के लोगों, अरब का आक्रमण हुआ। तो आक्रमण तो एक छोटी सी घटना है ना। आक्रमण के बाद सब आते रहे। आक्रमण के बाद व्यापारी आए, आक्रमण के बाद जो है साहित्यकार आए, वास्तुकला लोग सीखने आए, और इन्होंने भारत से, भारत की वास्तुकला कह लीजिए, खगोल विज्ञान कह लीजिए, जो दर्शन है, फिलॉसफी है, उस तक को ना सिर्फ यहाँ से देखा यहाँ को, बल्कि इस भारतीय दर्शन को, इस भारत के जो विज्ञान था, जो गणित था, इसको पूरे यूरोप तक फैलाया। इसमें कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको सोशल मीडिया पे जो है मिलती है। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही अनुरोध है, एक ही गुजारिश है कि उन चीजों से आप, क्योंकि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग आम आदमी से ऊपर है। तो जब आप आम आदमी के बराबर नहीं है, आप आम आदमी से ऊपर हैं, तो आपको आम आदमी वाले काम करने भी नहीं है। आप आम आदमी से ऊपर उसी दिन हो गए थे जिस दिन आपने ये तय किया था कि हम सिविल सेवा की तैयारी करेंगे, सिर्फ तैयारी करेंगे। अब वो होना नहीं होना, तैयारी ईमानदार थी नहीं थी, क्या था क्या नहीं था, लेकिन उस समय जब आपने ये निर्णय लिया कि हम जो है सिविल सेवा की तैयारी करेंगे, आप अपने आप को हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों से ऊपर आपने पहुंचा दिया, क्योंकि आपने वो सोचा जो शायद करोड़ों लोग नहीं सोच पाए।
आपने वो हिम्मत दिखाई जो कईयों ने नहीं दिखाई। दो चीजें हुई, तो एक तरफ तो जहां इन लोगों ने जो है ये चाहे विज्ञान हो, संगीत हो, चित्रकला हो, चिकित्सा हो, यहाँ से सीखा और उन्हें जो है यूरोप और अरब में फैलाया, और उसके अलावा सिंध रास्ता बना भारत में इस्लाम के आगमन का। सिंध और मुल्तान का जो आक्रमण था वो बना क्या, रास्ता इस्लाम के आगमन का भारत में। अब इसके बाद फिर वही कहानी जो है दोहराई गई कि वहां पर खलीफा की जब जो खिलाफत थी वो अरबों से हटके तुर्कों के हाथ में आ जाती है। तो अब जब टॉप लेवल पे जो है क्या हो रहा है, जब ऊपर के लेवल पे क्या हो रहा है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो नीचे उस सत्ता परिवर्तन का प्रभाव दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो अब ऊपर के लेवल पे, सबसे ऊपर के लेवल पे क्या हुआ, जो खलीफा जो खिलाफत जो है वो अरबों के पास थी, अब वो खिलाफत तुर्कों के पास आ जाती है। तुर्की जो मुसलमान होते हैं, अब ये खिलाफत उनके पास रहती है, और ये तुर्की मुसलमानों के पास खिलाफत रहेगी जब तक उस्मानिया जो सल्तनत है प्रथम विश्व युद्ध में उसका अंत नहीं हो जाएगा, तब तक ये भी तुर्कों के पास ही रहेगी। क्योंकि अब से लेके 1920 तक हम लगभग 1000 ईस्वी की बात कर रहे हैं, 971 ईस्वी की बात कर रहे हैं। यहां से लेके 1920 तक अगले 1000 साल ये खिलाफत किसके पास रहेगी, खिलाफत तुर्कों के पास रहेगी, लगभग 1000 साल। 1920 में जो है ये होगा। सो 8वीं और 9वीं शताब्दी की यदि हम बात करें, 8वीं 9वीं और 10वीं शताब्दी, सो 9वीं और 10वीं शताब्दी, बल्कि 9वीं और 10वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो तुर्क के लोग थे वो बगदाद के खलीफा पे हावी होते हैं, और इसका जो है प्रभाव ये पड़ता है कि खिलाफत अब तुर्कों के पास आ जाती है। और अब वो बड़ा ख्वाब देखते हैं, वो कहते हैं कि अरब अब अपने आप को तो पुराने जो अरबी खलीफा थे उनसे बड़ा दिखाना था ना, अपने आप को क्या करना था, वो जो अरबी खलीफा थे, जो अरब के खलीफा थे, उनसे अपने आप को बड़ा दिखाना था तुर्की के खलीफा ने। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो ये कहां तक गए थे, बोले सर ये जो है ये सिंध और मुल्तान तक गए थे, बोले हम उससे आगे जाएंगे। विस्तार से आएगा वर्चस्व, विस्तार से क्या आएगा, विस्तार से आएगा वर्चस्व। अब ये वर्चस्व बढ़ाना था, ये बताना था इतिहास को कि हम अरबी खलीफाओं से बड़े हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा अच्छा ये कहां ले गए, इधर जो है उधर आप तुर्की खलीफाओं का आप अगले 500 साल का जो है विस्तार देखेंगे, तो इधर वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़े, उधर वो कुस्तुनतीनिया से आगे बढ़ गए, अनातोलिया को ले लिया, उधर उन्होंने स्पेन तक जो है यूरोप तक कब्जा कर लिया अगले 500 साल में। क्योंकि ये दिखाना था, मतलब जिस समय पे उस्मानिया सल्तनत, या जिसे आप ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, जिस समय पे उस्मानिया सल्तनत जो है अपने चरम पे थी, उस समय उस्मानिया सल्तनत का जो शासन था वो 3 महाद्वीपों पे था, 3 देशों में नहीं था, 3 महाद्वीपों पे था। क्योंकि यही पैमाना था ये देखने का कि किसका कितना वर्चस्व है। 3 महाद्वीपों पे, अफ्रीका पे था, यूरोप पे था और एशिया में था। अरब से लेके उत्तरी अफ्रीका से लेके स्पेन से लेके इधर तुर्की में भी अनातोलिया जो है, कुस्तुनतीनिया जो है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, उस तक को इन्होंने कब्जा किया। और इधर आप 1200 के आसपास देखेंगे तो दिल्ली से लेके नीचे दक्कन तक इनका कंट्रोल रहा, 3 महाद्वीपों पे। और तो जिस काम की शुरुआत भारत में अरबों द्वारा की गई थी, उस काम को समाप्त किसने किया, उस काम को समाप्त किया तुर्कों ने। मतलब पूर्ण रूप से भारत के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित किया, अपना शासन स्थापित किया, और इसकी शुरुआत की महमूद गजनी ने। अब महमूद गजनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इसलिए क्योंकि अब यहां पर आप महमूद गजनी को आक्रमणकारी कहेंगे, कह लीजिए, बिल्कुल आक्रमणकारी था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो आक्रमणकारी नहीं था। लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं, आप ये समय काल देखिए, 971 से लेके 1030 तक,
ये इसका जीवन काल था। इस दौरान इसने भारत पे 17 बार जो है आक्रमण किया, 17 बार। इस 17 बार के आक्रमण के लिए आप उसे दोष दें, बिल्कुल दीजिए, उसका काम था, वो अपना काम कर रहा था। लेकिन दोष तो उनके ऊपर भी जाता है जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा नहीं की। गलती उनकी भी उतनी ही है, उनकी ज्यादा है, उनकी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक कोई यदि यार एक बार चोरी हो रही है, 2 बार चोरी, एक बार चोरी होगी तो हम नहीं कहेंगे कि घर वालों की गलती है। 2 बार चोरी होगी कि चलो यार कोई बात नहीं, हो गया एक बार और, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 17 बार, आप बोलोगे घर वाले पागल हैं, वो तो चोर है, उसका काम है चोरी करना। लेकिन ताला लगाना भी तो आपका काम था, अपने घर की रक्षा करना भी तो आपका काम था। यह चीज हमें यहां पर समझनी होगी कि यहां पर जो एक आंतरिक लड़ाई चल रही थी, कन्नौज के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उसने भारत को आंतरिक तौर पे क्या किया? उसने भारत के शासकों को आंतरिक तौर पे जो है वो कमजोर किया। जिसको ये देख रहे थे, ये दूर से खड़े होकर देख रहे थे, वो लड़ने दो, अभी और कमजोर होंगे, लड़ने दो, जब ये पूरी तरीके से कमजोर हो जाएंगे तब हम हमला करेंगे। यदि आपको ये लग रहा है, क्योंकि जब तक आप देखिए, आपने राजपूतों के इतिहास में देखा होगा, जब तक गुर्जर प्रतिहार जो है वो मजबूत रहे तब तक भारत के उत्तर पश्चिमी तरफ से कोई आक्रमण नहीं हुआ। जितना आक्रमण हुआ वो कहां से हुआ? वो खैबर से हुआ। जब खैबर कमजोर पड़ा, आक्रमण। जब इधर से राजस्थान, ये जो राजपूताना वाला हिस्सा है, कमजोर पड़ा, आक्रमण। कभी भी, यहां की बात नहीं हो रही, अभी हम मंगोलों का भी आक्रमण, हम सबका आक्रमण देखेंगे। तो यहां क्या होता है, 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया किसने? महमूद गजनी ने। और ये भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्की था। यस, वो भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्की व्यक्ति था। उसके बाद वो भारी, मतलब ये तो जो है उसने इतना दिल भर के जो है लिया, इतना लूटा, वो उसका काम था, वो लूट रहा था, लुटेरा था, मान ली बात। किस किस को हराया ये भी देखो। हिंदू शाही राजवंश को हराया, मुल्तान के फतेह दाऊद को हराया, आनंदपाल नागरकोट के शासक को हराया, मथुरा के शासक को हराया, कन्नौज के शासक को हराया, ग्वालियर के शासक को हराया। यदि वो हरा रहा था तो वो लुटेरा तो था, लेकिन वो एक उसकी रणनीतिक तौर पे वो एक जो है सूझबूझ वाला व्यक्ति था। ये भी आपको मानना पड़ेगा। जब यदि कोई इतने शासकों को हरा रहा है तो ये भी तो मानना पड़ेगा। और यहीं पर महमूद गजनी को देखें तो ये भैया, ये जो लाइन है ना, फिर से बता रहा हूं, ये जो लाइन लिखी हुई है कि वो उस समय के जितने मुस्लिम शासक थे जो एशिया पे शासन कर रहे थे, अलग अलग, तुर्की के तरफ अलग था, इस तरफ अलग शासक थे, हर जगह जितने गवर्नर शासक थे, उस समय महानतम था। मैं ये नहीं कह रहा हूं महमूद गजनी महानतम था, उस समय के मुस्लिम शासकों में गजनवी महानतम था। ये मैंने भी नहीं कहा, इसका रेफरेंस आपको जो है रोमिला थापर की किताब में मिल जाएगा। ये उनकी किताब से लिया गया वाक्य है। और यही और एक राजा महान कैसे बनता है? हमारे उस समय राजा के महान कहने का जो पैमाना था वो क्या था? वो यही तो था कि उसका शासन कितने बड़े इलाके पे है, उसका शासन कितना बड़ा, यही तो था। और यहां पर आप देखें कि उसने न सिर्फ अपने साम्राज्य को बड़ा किया, उसने ना सिर्फ विजय प्राप्त की, बल्कि उसने कलाकारों और साहित्यकारों और विद्वानों को भी संरक्षण दिया। उसने अल-बरूनी और फिरदौसी जैसे कलाकारों और या साहित्यकार कह लीजिए, विद्वान कह लीजिए, उसको जो है वो उनको संरक्षण दिया। मतलब वो सिर्फ अपने विस्तारवादी नीति के पे नहीं चल रहा था, वो इन चीजों की तरफ भी ध्यान दे रहा था जो एक शासक करता है। हम किसी भी, आपने प्राचीन भारत के इतिहास में भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से किसी भी शासक को जो है हम अलग अलग उस पे अलग अलग
जो क्षेत्र हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो कला संस्कृति का क्षेत्र हो, वहाँ पर उसका जो योगदान है, हम उसको देखते हैं। तो 1186 तक ये गजनी का शासक, गजनविद, अब यहाँ पर गजनवी शासक जो थे वो गजनवी से जो है वो गजनी से जो है, गजना जगह है, वहां से शासन कर रहे थे, तो वो गजनवी कहलाए, जो गजना से शासन कर रहे थे। फिर वहां पर भी एक सत्ता परिवर्तन होता है, और अब जो ये अफगानिस्तान से पूर्वी थोड़ा सा पश्चिमी इलाका जो है, वहां पर जो शासन है वो गजनवी या गजना से निकल के वो शासन जो है, वो सत्ता जो है वो चली जाती गुर क्षेत्र के हाथ में, और वहां से जो निकले वो गुरी कहलाए। तो गजना से गजनवी, गुर से गुरी। और यहां पे 1186 के आसपास ये गजनवी शासन जो है ये खत्म होता है, गुरीद शासन जो है वो उठता है, और शुरुआत किसकी होती है, किसके शासन की शुरुआत होती है? महमूद गौरी की। मोहम्मद गौरी जो है वो 1149 से 1206। भैया यही तो दिक्कत है, इतिहास पढ़ा नहीं और मूवी बना दी, आधे ज्यादा जनता जो है वो सच मान बैठी। अभी देखेंगे कैसे। अब तीसरा मुस्लिम शासक जिसने जो है भारत पर आक्रमण किया, तीसरा, पहला कौन? पहला शासक कासिम, दूसरा गजनवी, तीसरा गौरी। तीसरा शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया, और वो गौरी या गूर रीजन का जो है वो गूर क्षेत्र का जो है वो शासक बनता है, और वहां से वो फिर अब इसको भी विस्तार करना, हर किसी को ही करना है। तुम यहां तक पहुंचे थे, तुम सिंध मुल्तान तक पहुंचे थे, हम और आगे जाएंगे। और वो क्या करता है, वो सिंध मुल्तान वाला जो रास्ता है ना लेके ये पंजाब की तरफ से आता है, ये पंजाब की तरफ से आता है। और ये आपको ध्यान रखना होगा, इस तरीके के सवाल जो है, इस तरीके के प्रश्न जो है वो आपको परीक्षा में दिख सकते हैं, जहां पर कि उसने सर्वप्रथम, अब एक आपको वाक्य दे दिया गया, एक आपको वक्तव्य दे दिया गया कि मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक था। दूसरा, दूसरा मुसलमान शासक था, उसने भारत पर सर्वप्रथम 1191 में आक्रमण किया, जहां पर जो है तराई के युद्ध में उसने पहला आक्रमण किया। तराई के प्रथम युद्ध में वो जो है पृथ्वीराज चौहान से हार गया। अभी 3 वक्तव्य आपको दे दिए गए, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, सिर्फ तीसरा सही है, क्योंकि इस तरीके से सवाल आपको दिखेंगे। पहली बार सर्वप्रथम उसने 1176 में इस भारत पर आक्रमण किया, और लेकिन कहानी जो है शुरू होती है 1189 में, जब ये जो मोहम्मद गौरी है ये भटिंडा के किले पर जो है अपना कब्जा कर लेता है, और फिर पृथ्वीराज चौहान के राज्य की तरफ आगे बढ़ता है। और इसी समय जो है, जब ये भटिंडा के किले को जो है वो कब्जा करता है, भटिंडा किले पर कब्जा करता है, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की तरफ आगे बढ़ता है, और 1191 में तराई के प्रथम युद्ध में इन दोनों की भिड़ंत होती है, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। और इस तराई के प्रथम युद्ध में क्या होता है, इस तराई के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है। ध्यान रखिएगा, युद्ध इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब एक मजे की चीज बता दूं, रिवीजन में काम आएगी। जो लोग ये आप एक काम करिएगा, एक तरीके का चार्ट बना लीजिएगा, जिसमें आप सबसे पहले लिखिएगा वर्ष, फिर आप दूसरे कॉलम में जो है वो लिखिएगा युद्ध, तीसरे में आप लिखिएगा लेट्स से ए और बी, मतलब 2 के बीच युद्ध हुआ, और फिर आप लिखिएगा परिणाम। जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं, वर्ष क्या, 1191। युद्ध किसके बीच? युद्ध कौन सा? तराई। शासक कौन? ए और बी, मतलब 2 लोगों के बीच युद्ध हुआ, तो यहां आप लिखेंगे गौरी और
चौहान। जीता कौन, ये लिख लेना, जैसे आपने इसको सर्कल कर लिया, जीत लेना। ऐसा आप इसको आधुनिक भारत तक ले जाइए, आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री तक ले जाइए, ये आपके काम आएगा, ये आपके लिए रिवीजन की टेक्निक है, अपना बनाइए। इसमें आप यदि और कुछ ऐड करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको लग रहा है सर परिणाम कुछ नहीं, यहाँ पर जो है हार गया, या फिर जैसे हमने 1192 को देखेंगे, हम देखेंगे तराई का द्वितीय युद्ध, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, गौरी, और यहाँ पर भी कौन, चौहान। यहाँ पर गौरी जो है वो जीत जाता है, और यहाँ पे हम देखेंगे भारत में तुर्की शासन प्रारंभ। बस इतनी सी एक लाइन लिखनी है, इतनी सी जो है लाइन लिखनी है। और ये अगर आप इस तरीके का टेबल बना लेंगे, तो आपको आखिर में रिवीजन करना जो है वो आसान हो जाएगा। युद्ध महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो युद्धों को जो है आप इस तरीके से जो है देखिएगा। अब 1191 में तराई का प्रथम युद्ध होता है, और इस प्रथम युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज जो है वो पराजित कर देता है किसे, मोहम्मद गौरी को। और वो मोहम्मद गौरी, लेकिन जब वो पराजित करता है ना, अब इसके बाद पृथ्वीराज चौहान वापस जाता है दूसरे जो भारत के शासक थे, जो राजपूत शासक थे, उनसे कहता है देखो ये दोबारा आएगा। वो उनको समझाता है कि भाई साहब ये दोबारा आएगा, समझ जाओ। और वो एनी हाउ वो क्या करता है, वो सारे शासकों को इकट्ठा करता है, जिन जो उसकी बात मान लेते हैं, और उसका जो संशय था उसे वो सही साबित होता है। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान और ये मोहम्मद गौरी जो है ये दोबारा आक्रमण करता है तराई के द्वितीय युद्ध में। और वहां वो क्या करता है, राजपूत शासकों की सेना थी, और इन राजपूत शासकों की सेना को क्या होता है, इन राजपूत शासकों की सेना को मोहम्मद गौरी पराजित कर देता है। पृथ्वीराज चौहान को जो है वो कैदी बना के, बंदी बना के रखता है, बाद में उसको वो मार देता है, ठीक है। अब वो मतलब इसीलिए मैं कह रहा था ना, पिक्चरों पे मत जाया करिए ज्यादा, क्योंकि वो पिक्चरों में दिखाया कि वो जो है वो मार देता है। आई डोंट नो, मैंने वो मूवी देखी नहीं, लेकिन जैसा मैं सुन रहा था, तो अगर ऐसा दिखाया तो बिल्कुल गलत दिखाया, ऐसा नहीं है। मोहम्मद, इस पे बहुत सारी जो है इतिहास में बातें हैं, ये आपको देखना होगा। खैर, अब यहाँ क्या होता है, पृथ्वीराज को कैदी के रूप में रखा जाता है और बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो भारतीय इतिहास में अब पहली बार तुर्की शासन में, पहली बार क्या हो रहा है, तुर्की शासन भारत देख रहा है, और यहाँ पर तुर्की शासन की जो है शुरुआत होती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी द्वारा जो है उसका सिपहसालार, उसका सेनापति, और जितना भारत में उसका जो है जो भी उसने क्षेत्र पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसका जो है वो हो जाता है। अब यहां पर क्या होता है, विद्रोह। अब जैसे ही इस उत्तरी भारत के हिस्से पर, पंजाब से, आप ये कह सकते हैं कि ख़ास तौर पे झेलम से लेके यमुना के बीच का जो, यमुना के आसपास का जो इलाका है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर शासन शुरू हो जाता है। वहाँ पर शासन शुरू हो जाता है किसका, तुर्कों का। अब इस चीज़ को देखकर बहुत सारे ऐसे जो राजपूत शासक थे, क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े रियासतें थी जिन पर राजपूतों का शासन था। ये राजपूत शासक क्या करते हैं, ये विद्रोह करते हैं, और एक एक करके 1193 से लेकर 1198 तक, इन 5 सालों में बहुत सारी जो है इस तरीके के विद्रोह होते हैं, और इन सारे विद्रोहों का पतन कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी का जो मुख्य सेनापति था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। वो ना सिर्फ उन्हें पराजित करता है, बल्कि उनके सारे क्षेत्र जो है वो अपने नियंत्रण में ले लेता है। अब इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद गौरी कहता है कि भाई साहब, मतलब उसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से युद्ध हैं। चांदवार का युद्ध, अब जैसे युद्ध आ गया, चांदवार का युद्ध 1194। यहां मोहम्मद गौरी क्या करता है, राजा जयचंद जो कि कन्नौज के शासक थे, उनका अंत कर देता है, उनको पराजित करता है, उनको मार देता है। उसके बाद जो है वो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को 1202 में जो है वो भेजता है। इस समय जो है वो बख्तियार खिलजी को भेजता है बंगाल और बिहार की तरफ, और वो पूरे बंगाल बिहार को तबाह कर देता है।
किसी भी शासन की, किसी भी तानाशाही की सबसे बड़ी जो, जब भी कहीं पे तानाशाही का शासन शुरू होता है ना, तानाशाही आती है, उसका सबसे पहला काम होता है कि वो जो भी पढ़ा लिखा तबका है, जो भी शिक्षित वर्ग है, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, उसका अंत कर दे या उनको कैद कर ले। क्योंकि उसके तानाशाही को जो सबसे बड़ा खतरा है वो इन बुद्धिजीवियों से है, वो इन पढ़े लिखे लोगों से, वो इन शिक्षित वर्ग से। क्योंकि यही वो लोग हैं जो सवाल करेंगे। तानाशाही को सिर्फ एक चीज से जो है भय लगता है, तानाशाही को सिर्फ एक चीज से डर लगता है, वो है शिक्षा। उसको डर लगता है बुद्धिमत्ता से, उसको डर लगता है सवाल पूछे जाने से। यहां का एक कहानी जो है वो, क्योंकि बंगाल और बिहार में उसने जो किया वो शायद इतिहास के सबसे बुरे और घृणा से भरे कृत्य में से एक है, और वो ये कि इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। क्योंकि उसको पता था कि ये पढ़े लिखे लोग रह गए तो ये हमसे सवाल करेंगे और ये एक दिन क्या कर देंगे, ये एक दिन विद्रोह कर देंगे। यदि विद्रोह को बचाना है तो, क्योंकि हम तानाशाही पे आने वाले थे ना, ये इनका मानना था कि ये तानाशाही को कोई इस तानाशाही पे प्रश्न करेगा तो वो तानाशाही पे प्रश्न कौन करेगा, उस तानाशाही पे प्रश्न करेंगे ये लोग, ये पढ़े लिखे लोग। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की सारी किताबों को पहले मैदान में लाया गया और फिर उनमें आग लगा दी गई। यही बख्तियार खिलजी, उस आग की, इस घटना की खासियत पता है क्या है? वो आग 6 महीने तक जलती रही। इतनी किताबें थी, सब खत्म कर दिया। तो जब भी आप, और ये अभी का नहीं है, ये कोई 12वीं 13वीं शताब्दी की बात नहीं है, ये आप दुनिया में जहां पर भी किसी भी समय में इतिहास में देखेंगे, जब भी कोई तानाशाही का शासन आएगा वो सबसे पहले क्या करेगा? पुराने समय में वो ऐसे जो प्रतिष्ठान है, ऐसे विश्वविद्यालय हैं, उनको खत्म करेगा जहां से सवाल उठ सकते हैं। आज का थोड़ा सा यदि आप आधुनिक विश्व में देखेंगे तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले जो है वो पत्रकारिता पे, वो मीडिया चैनल पे, वो स्कूल एजुकेशन पे, वो विश्वविद्यालयों पे क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। हिटलर ने क्या किया? यही तो किया, तानाशाह था। नॉर्थ कोरिया वाला क्या कर रहा है? वो भी यही कर रहा है, तानाशाह है। कोई भी करेगा वो यही चीज करेगा। स्टालिन ने भी यही किया। पिक्चरें बनेंगी, उस समय हिटलर जो है रेडियो पे लोगों को इमोशनल कर देता था, मेक जर्मनी ग्रेट अगेन, आओ जर्मनी को फिर से महान बनाते हैं। वो उसने लोगों के जहन में बैठा दिया, क्योंकि लोगों के सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म कर दी गई। स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा जो हिटलर की जो भी उसकी सोच थी, जो उसकी आइडियोलॉजी थी, वो स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। खैर वापस आते हैं, और क्या होता है ये उसके बाद 1206 में मोहम्मद गौरी जो है वो मर जाता है। अब वो मरता यहां नहीं है, वो मरता वहां है, वो वापस जा रहा था और वो कहता है वो अपना यहां जितना भी उसने भारत पे कब्जा किया उन सारी चीजों को जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में जो है देता है और वो वहां से चला जाता है। रास्ते में उसके जो शिया विद्रोहियों ने जो है उसकी हत्या कर दी। और जैसे ही, अब आपको यहाँ पर क्योंकि उस समय गुलामी जो है वो प्रचलन में थी, आपको यहाँ पे एक समझना होगा कि ये जो गुलामी होती थी, जो गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी, ये गुलामी जो है ये वंशानुगत नहीं होती थी, ये हेरिडिटरी नहीं होती थी। मतलब यदि कोई मोहम्मद बिन एक गुलाम है, उसको मोहम्मद गौरी ने खरीदा, अब वो उसके और उसके गुलाम और उसके मालिक के बीच का रिश्ता है। अब ये जो गुलाम और मालिक के बीच का रिश्ता है ये तब तक रहेगा जब तक मालिक जीवित है या वो मालिक उस गुलाम को आजाद नहीं कर देता। मालिक के मरने के बाद मालिक के वंशजों का उस गुलाम पर कोई भी अधिकार नहीं है। मालिक मरा, गुलाम आजाद, ये नियम था। तो यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी उसे यहाँ पर दिल्ली और हिंदुस्तान में जो भी मोहम्मद गौरी ने जो भी साम्राज्य बनाया था उस साम्राज्य का जो है इंचार्ज बनाता है और वो वापस जाता है, वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। और 1206 में जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है और शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। मामलुक या गुलाम वंश जो है ये 1206 से 1290। अब एक और काम करना है आप लोगों को, एक और चार्ट बनाना है। मतलब
एट द एंड ऑफ द डे ये पूरी दिल्ली सल्तनत मिडिवल हिस्ट्री ना 4-5 पेजों में ख़त्म कर देंगे। यही करना है हमें, और क्या काम है हमारे पास। ठीक है, करना क्या है, आप एक बनाइएगा, आप एक फ्लो चार्ट जैसा बना लीजिएगा। जैसे आपने लिखा दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने जो है राज किया। सबसे पहले कौन सर? सबसे पहले आए गुलाम। ठीक है, गुलाम के बाद कौन आए? खिलजी। खिलजी के बाद कौन आए? तुगलक। तुगलक के बाद कौन आए? सैयद। सैयद के बाद कौन आए? लोधी। ठीक है, अब जैसे गुलाम राजवंश में आपने लिख लिया कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर इल्तुतमिश था, फिर रजिया सुल्तान, बलबन, ऐसे 4-5 मेन रूलर्स थे। उनकी जो है जो भी उनकी कहानी है लिख दी। खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी महत्वपूर्ण है। तुगलक में बात कर लेंगे तो गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, उनके जो जो 3-4 ऐसे मुख्य बिंदु हैं उनको आप लिख लीजिए। उसके बाद जो है सैयद में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोधी में जो है थोड़ा सा बहलोल लोधी के बारे में, थोड़ा सा सिकंदर लोधी के बारे में और थोड़ा सा इब्राहिम लोधी के बारे में। अब आप इसको थोड़ा सा जो है डिटेलिंग में बना लोगे ना, ये आपका पूरा दिल्ली सल्तनत एक पेज में आ जाएगा, पूरा खत्म, फिनिश। पूरा दिल्ली सल्तनत एक पेज में आ जाएगा, सिर्फ इतने करने की जरूरत है। हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, ये याद रखिएगा। हिस्ट्री ज़्यादा है, बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा है। आपके पास सर बोलोगे वो आर्ट एंड कल्चर जो है और वो जो है आपका एंशिएंट जो है वो तो बहुत हैवी है, उससे सवाल ज़्यादा आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम यहाँ इन छोटी छोटी चीज़ों को कर लेंगे, इन छोटी छोटी चीज़ों को कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका समय बचेगा। समय कब बचाना है? समय हमें 28 मई से पहले जो है हमें रिविजन का जो हमारा समय है, हमें उस समय को बचाना है। उसके लिए दिस इज़ अ गुड थिंग। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो मामलुक राजवंश की शुरुआत कहाँ से हुई? सो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो 4 साल ही इसका शासन रहा, 1206 से 1204। और इसमें कोई शक नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक गुलाम के तौर पे जो है उसकी इस कहानी में जो है कहना चाहिए कि एंट्री होती है, लेकिन वो धीरे 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 अपनी काबिलियत से जो है वो ऊपर चढ़ता है और एक समय ऐसा आता है कि वो गवर्नर तक बन जाता है। मतलब भारत में जितना भी जो भी साम्राज्य या जो भी जो है राज्य इसने जीते थे, किसने? मोहम्मद गौरी ने। उन सब का कहना चाहिए कि प्रभारी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाता है। और जब इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को ये पता चलता है कि मोहम्मद गौरी की जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, वो क्या करता है? अपने आप को शासक बना लेता है। ध्यान ये रखना है कि ये इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सबसे पहले कि निर्माण की बात करें तो इसने कुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार, इन दोनों का जो है निर्माण शुरू करवाया, पूरा नहीं करवा पाया, ध्यान रखिएगा। उदार था अपने आप में, जो है वो उसकी उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। उसने 1210 तक जो है अपनी मृत्यु के समय तक उसने जो है शासन किया। और एक दिन वो ये मतलब वो ही वाज प्लेइंग पोलो, खेल रहा था, घोड़े पे गिरा, घोड़ा उसके ऊपर चढ़ा, कहानी खत्म, दी एंड। फिर उसका जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह बना, लेकिन आराम शाह वॉज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ऐसा कहना चाहिए कि काबिल शासक नहीं था। लेकिन अब जब उस समय मिडिवल हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक बड़ी ही यूनिक जो है चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझे तो वो सिर्फ शक्ति के जो संतुलन पे है ना, उस पर आधारित है। शक्ति का संतुलन किसके बीच? शक्ति का संतुलन शासकों और कुलीनों के बीच। कुलीन अंग्रेजी में जिसे नोबल कहा गया, ये वो लोग थे जो सत्ता को असल में चला रहे थे, जो आज के समय की कहें तो नौकरशाही है। और भारत के इतिहास में यदि कोई चीज जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रही है पिछले 3-4 हजार सालों में, तो वो है यहां की नौकरशाही। तो उस समय के जो
नौकरशाह थे उस समय के, जो कुलीन थे, उन्होंने देखा कि आराम शाह जो है वो एक शासक, अच्छा शासक नहीं है, उसके वो किसी भी चीज़ को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था उसको बुलाते हैं और इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश का शासन रहता है 1211 से लेके 1236 तक। इल्तुतमिश जो है वो अगला शासक बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या होता है, इल्तुतमिश जब शासक बनता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी जो उसकी सत्ता थी, जो उसकी शक्तियां थी, जो भी उसके खास लोग थे, उनको क्या करता है, उनको संगठित करता है, साथ में लेके आता है और अपने राज्य को जो है वो मजबूती प्रदान करता है। खास तौर पे यदि देखें तो मंगोल, कबाचा, ख्वारज़िम, इन सारे लोगों ने जो है उस पर बार बार जो है इसके इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की कि दिल्ली कमजोर है। अब इल्तुतमिश इस चीज को जानता है, इन सारे शासकों को वो हराता है और अपने आप को जो है मंगोल आक्रमणकारियों से अपने अपने शासन, अपने जो साम्राज्य को जो है वो बचाता है। राजपूतों का भी विरोध जो है वो, उनकी भी बगावतों को जो है वो उनका भी पतन करता है और हर आक्रमण को जो है वो रोक देता है। यदि आप देखें तो ये एक समय पे, ये 1280 में भारत की स्थिति है। ये राजपूत, यादव, काकटियाज, चंदेला, होयसाला, और ये यहाँ तक, ये देखिए पूरा बेल्ट जो है ये बंगाल से लेके पंजाब तक जो है ये कंट्रोल में था मामलुक जो गुलाम वंश था उसके। अब यदि इल्तुतमिश की बात करें तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार जो है इनका निर्माण पूरा किया। और क्योंकि अब जो है यहाँ पर इल्तुतमिश को एक चीज़ समझ में आई कि भाई साहब यहाँ रहना है, यहाँ शासन करना है, और यदि यहाँ शासन करना है तो यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को स्थापित करता है ताकि वो सत्ता पर जब वो बैठे तो कोई उसके जो उसका उसकी सत्ता है, कोई उसको चैलेंज ना कर पाए, कोई उसके खिलाफ विद्रोह ना कर पाए। ये चीज़ वो करता है। इसने क्या किया, सिक्कों की जो है शुरुआत की। इसने क्या किया, इसने जो चांदी के सिक्के हैं उनकी जो है शुरुआत की, उसको देखा और चांदी और तांबे के सिक्कों का चलन शुरू किया। क्योंकि अब अर्थव्यवस्था बनानी, प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, प्रशासनिक व्यवस्था के बाद जो है इनको जो है वो क्या किया, अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए अपने सिक्कों का चलन शुरू किया। इक्तदारी को जो है दिल्ली सल्तनत में इसने लागू किया। उसके अलावा जो है 1236 में क्या होता है, इसने कुलीनों को जो है उनका जो है इक्तदारी का जो है इक्तदार बनाया और उनसे कहा कि आप इसका जो कर है वो आप लो, वही आपकी जो है वो तनख्वाह होगी। 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1236 में जब इसकी मृत्यु होती है, हिंदुस्तान के इतिहास का बड़ा ही एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब वो ये मानता है कि उसकी जो बेटी है रजिया सुल्तान, वो उसके बेटों से ज़्यादा काबिल है, और वो ये बार बार कहता है कि मेरी बेटी को जो है शासक बनाए। और कुछ समय के लिए रुकनुद्दीन फिरोज और उसके बाद रजिया सुल्तान का दौर आता है। पहली और अंतिम बार हिंदुस्तान के मुसलमान शासनकाल में कोई महिला जो है वो गद्दी पर बैठती है, और वो थी रजिया सुल्तान। रजिया उल दीन के नाम से भी जाना जाता है। और वो अपनी पिता की मृत्यु के बाद जो है वो दिल्ली की गद्दी संभालती। बीच में रुकनुद्दीन फिरोज था, रुकनुद्दीन फिरोज की मृत्यु हो जाती है और वो क्या करती है, दिल्ली की सिंहासन को जो, और यहाँ पर ये जो कुलीन थे, ये जो नोबल्स थे ना, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो है किरदार निभाया। और इन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार इसको मौका देखते हैं, क्योंकि इसके जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा जो है काबिल थे, और उन्होंने वो बार बार कहते थे कि मेरी बेटी जो है मेरे बेटों से ज़्यादा काबिल है, चलो इस चीज़ को मान के रजिया को जो है वो शासक बना देते हैं। रजिया की बात करें तो एक कुशल और न्यायप्रिय शासक, लेकिन किसी को, बहुत से ऐसे लोग थे, मतलब 1236 में एक महिला के सामने झुक के सलाम करना, ये हर किसी के लिए जो है, हर कुलीन जो है वो उसके लिए मुमकिन नहीं था। यहाँ पर इल्तुतमिश के दौर में एक जो ग्रुप बनता है, एक 40 तुर्की
कुलीनों का जो एक गुट होता है जिसको कहा गया तुर्कान चहलगानी। अब ये तुर्कान चहलगानी का जो गठन इल्तुतमिश के दौर में हुआ था, ये वो लोग थे जिन्होंने जिनको इसलिए बनाया गया था कि जो मंगोल आक्रमण हो उससे बचा कैसे जाए, इस पे जो है इससे बचने के लिए और इसके लिए जो है रणनीति बनाने के लिए, और एक तरीके से एक सलाहकार गुट था जो कि सुल्तान को सलाह देता था। अब ये तुर्कान चहलगानी जो है यही जो है रजिया को बनाता है, और फिर इसी तुर्कान चहलगानी जो है ये रजिया को हटाने की भी साजिश करता है। रजिया का विवाह जो है वो मलिक अल्तुनिया से होता है। मलिक अल्तुनिया उस दौर में जो है वो भटिंडा का गवर्नर था, और मलिक अल्तुनिया से के बाद से शादी करके जब वो दिल्ली की तरफ आती है तो रास्ते में उसका जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से केवल 4 सालों में भारत के जो मुसलमान मध्यकालीन भारत की एकलौती पहली और आखिरी महिला शासक का अंत हो जाता है। उसके बाद उसका भाई जो है मुइजुद्दीन बैरम शाह उसका उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा भारत पे इस दिल्ली सल्तनत के 3 बड़े शासक, दिल्ली सल्तनत के 3 बड़े शासक कौन? इल्तुतमिश, क्योंकि उसने मजबूती दी, उसने नींव रखी और एक मजबूत नींव रखी। इस नींव पे इमारत बनाने या इस नींव को जो है इस नींव पे एक इमारत बनाने का काम बलबन ने किया, और फिर उस इमारत को जो है बहुत बड़ा बना दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा शासक नहीं होगा इस पूरे उसमें, और यही 3-4 हमें मुख्य रूप से पढ़ने हैं। बलबन की बात करें तो उल्लेखनीय शासक रजिया के बाद कौन था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 एक लंबे समय तक उसने शासन किया, और वो इसके इल्तुतमिश के पोते का वजीर था। मतलब ये उसी फैमिली से था, उसी वंश से था, और मतलब उस वंश के शासकों का वजीर था, और ये तुर्कान चहलगानी का हिस्सा था। अब ये तुर्कान चहलगानी का हिस्सा था कौन? बलबन। और ये क्या करता है? ये शासक बन जाता है। यहाँ से कई बार मामलुक के अलावा इलबारी जो है वंश का भी नाम आता है, तो वो यहाँ से शुरू होता है। अब जैसे ये बलबन जो है, जो खुद क्या था? एक इल्तुतमिश गुलाम था वो, और इल्तुतमिश का इसलिए क्योंकि हुआ क्या, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो बना तो उसने इल्तुतमिश को गुलाम किया, गुलाम तो ये इसीलिए गुलाम वंश कहलाया। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये तुर्कान चहलगानी में जो है शक्तिशाली होता है और ये खुद को शासक बना लेता है। और शासक बनाने के बाद इसको सबसे पहले पता था क्या होगा, जब मैं तुर्कान चहलगानी से या मैं कुलीनों से आके जो है शासक बन सकता हूँ, तो हो सकता है कोई मेरा भी तख्ता पलट कर सकता है, कोई मुझे भी इस शासन से हटा सकता है। और इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश ने उसे खरीदा था, और एक सफल सैन्य अधिकारी जो है नसीरुद्दीन महमूद के बाद जो है वो खुद को शासक बनाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि उसने जो है सैन्य और कहना चाहिए प्रशासनिक सुधार जो है, नागरिक सुधार, प्रशासनिक सुधार जो किया, और इसीलिए उसे इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के बाद महानतम शासक का पद जो है वो अर्जित करता है। एक सख्त शासक था, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक ऐसा शासक था जो कि सख्त था। उसने कई सारी ऐसी जो है प्रथाओं की शुरुआत की, जैसे कि पैबोस और सजदा। पैबोस का मतलब ये था कि राजा के जाओ तो राजा के कदम चूमो, और उसके अलावा जो है उसने सजदा का जो है एक तरीके से एक प्रथा, एक चलन शुरू किया, जहाँ राजा के सामने जाके, सुल्तान के सामने जाके जो है आपको सजदा करना है, आपको साष्टांग प्रणाम करना है। उसने मतलब वो जरा सी गलती की बड़ी सजा, जिसको जो है और उसको ये सबसे पता था, मतलब छोटी से छोटी गलती की कड़ी से कड़ी सजा देना, ये उसने उसकी शुरुआत की। और उसको पता था कि सबसे ज़्यादा जो है मुझे ख़तरा वहीं से है जहाँ से मैं खुद उठ के आ रहा हूँ। उसने तुर्कान चहलगानी को ख़त्म किया, नौरोज़ जो त्यौहार जो मनाया जाता है, जो पर्व मनाया जाता है, उसकी शुरुआत की। और हमने ये देखा कि पंजाब में उसके शासन के बाद बड़े पैमाने में धर्मांतरण भी दिखता है। क्या के बाद उसके बाद उसका पोता जो है वो बनता है। कोई इसके बाद इतना जो है कहना चाहिए कि काबिल
और मजबूत शासक नहीं आता है। और उसके बाद जो है यहीं से हम देखते हैं कि 1290 आते आते तक गुलाम वंश का अंत हो जाता है, क्योंकि शुरुआत होती है खिलजियों की। जब इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है, जलालुद्दीन खिलजी को ये दिखता है कि दिल्ली कमज़ोर है और वही शक्ति का संतुलन कुलीनों और शासकों के बीच। कुलीन कौन था? खिलजी। खिलजी को दिखता है क्या? दिल्ली कमज़ोर है, अटैक। जी, ये हर जगह होगा, जैसे उसको दिखेगा दिल्ली कमज़ोर है, अटैक। और यहां पर शुरुआत होती है खिलजी राजवंश की। ये आप देख सकते हैं खिलजियों का जो मैक्सिमम श्रेष्ठ है, ये पूरा नर्मदा, ये नर्मदा है, ये नर्मदा के उत्तर तक आप देख सकते हैं ये खिलजियों का जो है शासन था। जलालुद्दीन खिलजी और अभी तो वो तो जो है कहा जाए तो वो एक शासक को मार के आया था, लेकिन उसका जो एक किरदार है वो जो है वो एक ऐसा है कि जहाँ पर उसे एक दयालु और एक दयावान जो है वो शासक के तौर पे बताया गया। और उसके समय पे बहुत सारी बगावतें हुई। कारा में जो है मलिक छज्जू का विद्रोह होता है और वहाँ पर मलिक छज्जू के विद्रोह को कुचलने के लिए वो अलाउद्दीन खिलजी को, जो कि उसका भतीजा और दामाद था, उसको वहाँ भेजता है। कारा पे अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उसको हराता है और अलाउद्दीन खिलजी को जो है बाद में कारा का गवर्नर बना देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 1292 में उसके समय जो है मंगोल आक्रमण होता है और वो मंगोल आक्रमणकारियों को वो क्या करता है, वो हरा देता है। लेकिन इस समय कारा में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुलीन थे, बहुत सारे ऐसे नौकरशाह थे उस दौर में, जो कि जलालुद्दीन खिलजी की इस नीति से जो है वो खुश नहीं थे कि ये बहुत ज़्यादा दयावान है। उनका कहना था कि इतना दयालु बन के शासन नहीं किया जा सकता। और वो देख रहे थे एक बहुत ही क्रूर शासक की, लेकिन काबिल शासक की तरफ, और वो था अलाउद्दीन खिलजी। होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी को जो है नियंत्रण में करने के लिए, क्योंकि वो कारा में काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है कारा का गवर्नर बनने के बाद, अलाउद्दीन खिलजी को नियंत्रण में करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी कहता है मैं खुद जाऊंगा। और जैसे ही वो खुद जाता है, उसको धोखे से अलाउद्दीन खिलजी मार देता है। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, उसकी शुरुआत में जो है वो ये कहानी, और वो सच है, वो देख सकते हैं आप। उसमें हिस्ट्री को जो है ज़्यादा छेड़खानी नहीं की गई। और यहाँ से शुरुआत होती है अलाउद्दीन खिलजी की। अब अलाउद्दीन खिलजी दामाद भी था, भतीजा भी था, और उसने जो है, उसका उलुग खान कई जगह नाम आता है, कई जगह नुसरत खान नाम आता है, और उसने नहीं, उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी के जनरल्स की हम बात करें, और यहाँ से दौर आता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी की जो उसका शासनकाल 1296 से 1316 तक, और उत्तर में वो कब्जा करता है। उत्तर में उसने आक्रमण किया, और इस उत्तर में उसके आक्रमण को जो है वो आक्रमण को जो है उसके सेनापति उलुग खान और नुसरत खान जो है वो उसको करते हैं। तो कहाँ रणथंबोर, मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवा, चंदेरी, जालौर, इन सब पे कब्जा करता है। भारत का या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण की तरफ आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण की तरफ भेजता है मलिक काफूर को, और यहीं पर जो है कोहिनूर की कहानी शुरू होती है। किस दिन समय मिला तो कोहिनूर की कहानी जरूर सुनाऊंगा। लेकिन मलिक काफूर को वो भेजता है दक्षिण की तरफ, और वारंगल के राजा जो प्रताप रुद्र द्वितीय थे, वो रामचंद्र देव, देवागिरी के यादव राजा वीर बल्लाल तृतीय, इन सारे राजाओं को जो है वो हराता है। दक्षिण के राज्यों ने अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति को स्वीकार किया और उसे कर देना शुरू कर दिया। मतलब वहाँ पर वो अपना आधिपत्य, वहाँ पर वो अपना साम्राज्य बना लेता है। वो जो है उसके आगे समर्पण कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम ये इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि आप जो है शक्तिशाली हैं, और हम आपकी आधिपत्य में, हमें शासन करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम बल्कि शासन के बदले आपको कर भी देंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, आप उसको कितना बुरा कहो चलेगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को एक श्रेय आपको देना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी को यह आपको मुख्य श्रेय देना पड़ेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने
12 से अधिक बार मंगोल आक्रमण को जो है उसने विरोध, या आप कहें कि उसने सफलतापूर्वक उन मंगोल आक्रमण को निष्क्रिय किया। 12 बार आसान नहीं है। मतलब जिस समय आप जो है वो एक तरफ तो आप दक्षिण की तरफ विस्तार कर रहे हैं और उस समय आप पे लगातार जो है मंगोल आक्रमण हो रहा है, और वो मंगोल आक्रमण क्या हो रहा है, निष्क्रिय किया जा रहा है। वो मंगोल आक्रमण जो है वो निष्क्रिय किया जा रहा है। नीतियों की बात करें, उसका ये मानना था कि जो राजा है, उसका क्या मानना था कि जो राजा है राजकाज जो है या शासन करना जो है उसका दैवीय अधिकार है। और उसने 4 ऐसे अध्यादेश निकाले जिसके बल पे उसने सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लिया। उसने सबसे पहले ये कहा कि जितने भी ये अनुदान दिए जाते हैं, चाहे वो भूमि पे दिए जा रहे हों, चाहे वो धार्मिक अनुदान हो, इन सारे अनुदानों को क्या किया उसने, जो है अनुदान खत्म किए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जासूस प्रणाली थी उसका उसने पुनर्गठन किया, क्योंकि उसको ये पता था, अपने तजुर्बे से उसे ये पता था कि जो आक्रमण है या जो विद्रोह है वो अंदर से ज्यादा खतरनाक है। बाहर का आक्रमण या बाहर का विद्रोह जो है वो उतना खतरनाक नहीं है जितना आंतरिक विद्रोह जो है। तो क्या किया, शराब पे प्रतिबंध लगाया। जितनी भी सामाजिक गतिविधियां होती थी उसको लगता था ये जितनी ये पार्टी वार्टी कर लेते हैं ना, यहाँ पर जो है इन ये जो पार्टी कर रहे हैं ना, यहीं पर जो है सारी कहानी लिखी जा रही है, यहीं पर जो है सारी कहानी लिखी जा रही है। और इन पार्टियों को जो है उसने बोला ये सारे जितने सामाजिक जो है गतिविधियां हैं बंद, शराब बंद, हर कुलीन के पीछे, हर नोबल के पीछे उसने एक जासूस लगा दिया। पूरी जासूस प्रणाली, और पूरी जासूस प्रणाली अपने नियंत्रण में वो लेके आता है। यहाँ पर सैन्य सुधार की यदि हम बात करें तो ये एक, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसने इतना ज़्यादा अपने अपने साम्राज्य का विस्तार किया हो और जिसने मंगोलों के शासन को, मंगोलों को जो है वो निष्क्रिय किया हो, उनको जो है वो कहना चाहिए कि मंगोलों को, तो उसके पास सेना तो बड़ी थी और उसने सेना को बहुत ज़्यादा सैन्य सुधार किए। सैन्य सुधार में उसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक है दाग और दूसरा है चेहरा। दाग क्या किया जाता था, होता क्या था, एक सिपाही को घोड़ा जो है एक तरीके से आवंटित हुआ, उस घोड़े को जो है वो बाहर ले जाता था, क्योंकि वो शाही अस्तबल का घोड़ा था, अच्छी नस्ल का घोड़ा था, उसे बाहर बेच देता था और 2 एक छोटी नस्ल के घोड़े लाके, तो जो सेना थी उसकी जो क्षमता थी वो गिर रही थी। उसने बोला नहीं, अब घोड़ों को जो है दागा जाएगा। तो वो गर्म करके घोड़ों को दागने का जो सिलसिला है वो यहाँ से शुरू होता, नहीं बोले घोड़ों को दागो। और यहाँ पर उस टाइम पे जाहिर सी बात है कैमरा या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं थी, तो उसने कहा कि इनका पूरा हुलिया, ये आगे चल के जो है यही चेहरा की जो प्रथा है, मतलब उनका जो सैनिकों का जो वर्णन का, मतलब उनके चेहरे का, उनका जो हाल हवाल है उसका जो है वर्णात्मक जो है सारा रिकॉर्ड रखा जाने लगा और इसे कहा गया चेहरा, मतलब सैन्य सुधार किए। उसके अलावा उसने ये कहा कि हर सैनिक को जो है जो वेतन है वो तय कर दिया गया 234 टका, टंका कह लीजिए, टका कह लीजिए, और 78 टका किसके लिए अतिरिक्त भत्ता दिया जाने लगा, जो कि घोड़ों का रखरखाव, जिससे कि सैनिक जो है 2 घोड़ों का रखरखाव करता था। आरिज मुबालिक जो है ये एक प्रभारी था, सैनिकों का जो है प्रभारी था। उसके अलावा राजस्व सुधार को देखें तो उसने जो है एक तार्किक तरीका ढूंढा भूमि को मापने का, और भू राजस्व के आकलन के लिए उसने क्या किया, एक तार्किक तरीका ढूंढा, पहली चीज। दूसरी चीज, चाहे सरदार हो, चाहे जागीरदार हो, चाहे उलेमा हो, उन सब पे उसने कर लगाया। जो लोगों पे कर नहीं लगता था उन पे कर लगाया।
गैर मुसलमानों पर जजिया लगाया और तीर्थ यात्रा कर लगाया, और जहां पर उनको ये तीर्थ यात्रा कर देना पड़ा। तो गैर मुसलमानों पर दो तरीके के कर लगते थे, एक जजिया लगता था और एक तीर्थ यात्रा कर लगता था। उसने क्या किया, अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की गई। ये ध्यान रखिएगा, अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की गई, जिससे कि वो रिश्वत कम ले। सीधी सी चीज है, रिश्वत क्यों ले रहा है, उसको पैसे की कमी, तो उसने कहा जाओ तनख्वाह बढ़ा दो, इनका वेतन जो है, इनका जो वेतन है वो बढ़ा दो। उसके बाद दीवान मुस्तखराज जो है एक विशेष अधिकारी का पद जो है उसने सृजित किया, जिससे कि जो भू राजस्व है उसको इकट्ठा करा, उसको एकत्र किया जा सके। और उसने भी कहा, उसने किसानों से सीधे कहा कि यदि कोई अधिकारी, कोई भी राजस्व अधिकारी, कोई भी कर अधिकारी तुमसे रिश्वत मांगता है, तुम सीधा राज्य को बताओ, उसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसने कहा भैया एक बात बताओ, जब मैं इतना तनख्वाह दे रहा हूं, इतनी तुम्हें जो है इतना वेतन दे रहा हूं, तो तुम्हें रिश्वत लेने की जरूरत क्या है। उसके अलावा दीवान रियासत नाम का जो एक बाजार मानकीकरण जो है उसने किया, और जो विपणन प्रणाली थी, जो मार्केट रिफॉर्म्स थे, शाहनाई मंडी मतलब आज के समय पे जो कृषि उपज मंडी होती है, आप लोगों के ज़िलों में, आप लोगों के ब्लॉक तहसीलों के आसपास कहीं ना कहीं कृषि उपज मंडी होगी, तो यदि आप वहाँ का व्यवस्था जाके देखेंगे तो वो ये वाली व्यवस्था है। इसलिए मतलब कोई कहता ना सर वो उधर का रूलर नहीं पढ़ रहा है, इधर का रूलर, वो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो उनका जो प्रभाव है वो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था या आधुनिक भू राजस्व पर नहीं है। आप में से जो लोग कानून की पढ़ाई कर रहे हैं वो जानते हैं कि कितने सारे ऐसे शब्द हैं जो इसी समय के हैं और आज भी वही इस्तेमाल किए जाते हैं। हुआ क्या, शाहनाई मंडी, अब जो भी व्यापारी क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है उसने जो अपने माल को बेचना है, जिसको व्यापार करना है, उसको पहले तो शाहनाई मंडी में आना पड़ेगा। उस शाहनाई मंडी में, उस दफ्तर में जो है अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ेगा। उस पंजीकरण के बाद जो है ही उसे उस पंजीकरण की उसको कुछ फीस देनी पड़ेगी, और उस पंजीकरण के बाद ही जो है वो मंडी में क्या कर सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, वरना उसे नहीं होगा। आज भी आप जाइए तो जिसको बोली लगानी है उसको पहले कृषि उपज मंडी में जो समिति होती है उसके बाद पंजीकरण कराना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, कर देना पड़ता है, उसकी पर्ची मिलती है, तब वो अंदर जाता है और किसान के सामने बोली लगा पाता है। और महत्वपूर्ण चीज यहां पर यह है कि जो दरें हैं, क्या कर दिया गया, दरों को निर्धारित कर दिया गया। इन दरों को क्या कर दिया गया, इन दरों को निर्धारित कर दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार क्या कर रही, दरों को निर्धारित कर रही है। मतलब जो कृषि विपणन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के दौर में थी, वही प्रणाली कहीं ना कहीं आज भी आपको दिखेगी। ये आज भी तो यही हो रहा है, दरों को निर्धारित कर दिया जाता है। जो खरीदार आ रहा है, जो व्यापारी आ रहा है, उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, जो शाहनाई मंडी है वहां पर उसको कुछ जो है फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद के उत्तराधिकारी जो है किसी काम के नहीं थे, तो हम उन्हें वैसे भी नहीं पढ़ने वाले। और क्या होता है, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसके जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे, और गाजी मलिक, फिर वही चीज, कुलीन शासक का शक्ति संतुलन। गाजी मलिक को दिखता है क्या, गाजी मलिक को दिखता है कि दिल्ली कमजोर, वो पंजाब का गवर्नर था, वो दिल्ली पे हमला करता है, दिल्ली को कंट्रोल में लेता है, दिल्ली को नियंत्रण में लेता है और सिंहासन पे कब्जा कर लेता है। और वो गाजी मलिक दिल्ली पे कब्जा करने के बाद क्या कहता है, गाजी मलिक अपने आप को कहता है गयासुद्दीन तुगलक, और यहाँ से शुरुआत होती है तुगलक राजवंश की। गयासुद्दीन तुगलक को ये लगता है, वो एक उसको पता था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो उसमें जो सुधार किए गए हैं, जो उसमें बाजारों में जो सुधार किए गए, सैन्य सुधार के जो हैं, वो उसके साथ जो है वो इत्तेफाक रखता है। और जो भी उसके शासक द्वारा जिन भी चीज़ों को लागू किया गया था वो दोबारा से उन्हें लागू करता है। उन सभी
सुधारों को, क्योंकि होता क्या है ना, ये 4-5 सालों में बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी, मतलब 4-5 साल कौन से, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु और गाजी मलिक का जो है दिल्ली पर नियंत्रण करना, इन 4-5 सालों में क्या होता है, बहुत ज्यादा 4 साल का एक समय काल है, और इन 4 साल में क्या होता है, दिल्ली में बहुत कुछ बदल जाता है। तो वो जब वापस आता है तो वो उन सारी चीज़ों को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है, उन सारी व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है जो अलाउद्दीन खिलजी के दौर में थी। गयासुद्दीन तुगलक ने काफ़ी जो है वो कहना चाहिए कि शासन किया, अच्छे से शासन किया, अच्छा शासनकाल था। बंगाल तक पहुंचा, और बंगाल तक जब वो पहुंचा तो वो लौट रहा था, उसका बेटा था, उसका नाम था उलुग खान, अपने बाप के स्वागत के लिए एक बहुत बड़ा द्वार बनाता है, जैसे नेताजी के स्वागत में द्वार बनता है ना, उस स्वागत द्वार जो है वो उसी के ऊपर गिर जाता है और वो मर जाता है। जी, मतलब वो जो बड़ा सा एक वो द्वार नहीं बना देते हैं आज के टाइम पे, छोटे भैया नेता लोग, वो नेताजी आ रहे हैं, बड़े नेताजी आ रहे हैं तो छोटे नेताजी बांस बल्ली लगा के जो है एक बढ़िया द्वार बना देंगे, उसको जो है सड़क को खोद देंगे, वो एक अलग चीज़ है, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है तहस नहस कर देंगे, अलग चीज़ है, लेकिन वो नेताजी का द्वार बन जाता है। ऐसे ही एक द्वार जो है उलुग खान ने अपने पिता के लिए बनाया कि मेरे पिता जो है वो बंगाल पे विजय प्राप्त करके आ रहे हैं, वही द्वार उनके ऊपर गिर जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। बड़ी यहाँ पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग कहानी ये कि ये वो दौर था जब दिल्ली में बहुत बड़े सूफी हुए, उनका नाम था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दौर था दिल्ली में, और गयासुद्दीन तुगलक ने उनके बारे में सुन रखा था। जितने भी ये चिश्तिया सिलसिले के सूफी हुए, ये कभी राजाओं के सामने झुके नहीं, और ना कभी इन्होंने जो है राजाओं के साथ कोई राजनीतिक संबंध रखा, ये अपना अलग ही जो है रहते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल के लिए जो है वो बंगाल पे आक्रमण करने जा रहा था, तो उसको पता चला, क्योंकि कहा यह जाता था कि उस दौर में गयासुद्दीन तुगलक से ज़्यादा लोगों को खाना जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन खिलाते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि मैं बंगाल जा रहा हूँ, और इनसे कहना कि जब मैं आऊँ तो मुझे सलाम पेश करना है, मैं नया सुल्तान हूँ। अब वो सूफी, वो जिसके आगे सलाम करते हैं, ये इनके आगे कहाँ सलाम करते हो, तो इन्होंने मना कर दिया, बोले मैं उस बादशाह के आगे सलाम करता हूँ जो इस दुनिया को चला रहा है, इस शहर को चलाने वाले बादशाह की कोई औकात नहीं। अब बीच में क्या होता है कि ये भाई साहब को खबर लगती है, गयासुद्दीन तुगलक तक ये पहुंचती है कि हज़रत निज़ामुद्दीन ने जो है तो आपके सामने सलाम करने से और आपके सामने बादशाह के दरबार में आने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। तो अच्छा, खबर भिजवाओ और उनको जो है रखो कि मैं जैसे ही दिल्ली आऊँगा मैं उनको कैद कर लूँगा। हज़रत निज़ामुद्दीन के पास ये खबर पहुँचती है और वो कहते हैं कि अभी दिल्ली दूर है। वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ इतना कहते हैं, वो कहते हैं कि अभी दिल्ली दूर है, हमें दिल्ली दूरस्त फारसी में कहते हैं। ये भाई साहब कभी दिल्ली ही ना पहुँचे, रास्ते में ही जो है इनके ऊपर वही दरवाज़ा गिरता है। स्टोरीज उसके बेटे ने ही जो है बनाया वो। अब इसके बाद क्या होता है, दिल्ली का सबसे अच्छा, बुरा, महत्वपूर्ण, दिलचस्प दौर शुरू होता है, क्योंकि ये समय था मोहम्मद बिन तुगलक का। उसका बेटा गयासुद्दीन तुगलक का बेटा जो है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में शासन पे आता है और 26 साल जो है वो शासन करता है। वो साम्राज्य को संगठित करता है, इसमें कोई शक नहीं। डाक व्यवस्था बनाता है, न्यायिक व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, कृषि, जो भी एक जो है, अगर गाजी मलिक की बात करें पहले, तो उसने भी इन चीज़ों को किया। उत्तर भारत पर मंगोलों नेताओं को जो है उसने, मतलब मंगोल जितने सेनापति थे उनको जो है उसने निष्क्रिय किया। उसके बाद वो मृत्यु हो जाती है। जूना खान उलुग खान के नाम से जाना जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो अपने आप को दिल्ली की गद्दी पे स्थापित करता है। मतलब क्या कहें इसे कि बंगाल पे तो खैर कब्जा कर ही लेता है, लेकिन उसकी जो नीतियां थी, कुछ लोग कहते हैं कि नीतियां जो है वो सुसाइडल थी, आत्मघाती नीतियां थी उसकी, और कुछ कहते हैं कि नीतियां तो सही थी, समय गलत था। जो भी था, दिल्ली को, यहां से दिल्ली सल्तनत के पतन की शुरुआत होती है। अब सोचिए 1325-1350 के आसपास दिल्ली सल्तनत के पतन की जो है शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है।
ये गलत लिखा है यार, दिस इज 51, 1325 से 1351 तक। अब क्या होता है, वो इसकी नीतियों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसका खजाना खाली हो चुका है। अब खजाने को भरने के लिए वो राजस्व बढ़ाता है, वो कर बढ़ाता है। और जो दोआब का क्षेत्र है, अब दोआब का क्षेत्र वो क्षेत्र था जो गंगा यमुना का दोआब था, कि वहां पर जो है जमीन उपजाऊ थी, वहां से जो है अच्छी जो है फसल आती थी। तो उसने क्या किया, दोआब, उसने बोला यार, और उसके ऊपर कोई ना ज्यादा राजस्व नहीं लगाता था। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो जो है खाना खिला रहा था पूरे साम्राज्य को, जो है पूरे दिल्ली सल्तनत को जो है वहां से खाना मिल रहा था। तो उसके ऊपर कोई इतना ज्यादा, वो बोलते थे ठीक है भैया तुम बढ़िया काम कर रहे हो, तुम लगे रहो। तो दिल्ली सल्तनत को वो खाना दे रहा था, तो उन्होंने कोई इसने क्या किया, उस पर कर लगा दिया। और इतना ज्यादा कर लगा दिया, इतना ज्यादा राजस्व बढ़ा दिया कि वहां जो खेती किसानी कर रहे थे, वहां के जो काश्तकार थे, वहां के जो किसान थे, उन्होंने छोड़ के सब अपनी जमीन छोड़ के वो जंगलों में भाग गए। बोले इतना इतना कौन कर देगा। उसका क्या नियत क्या थी कि भैया राजस्व बढ़ना चाहिए, राजस्व बढ़ा छोड़ो। उसकी वजह से जो है ना खाद्यान्नों में कमी आ गई। उसके बाद क्योंकि यहां पर देखिए ये यहां तक आज गए थे, ये इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल कर रहे थे, इस पूरे क्षेत्र पे इनका नियंत्रण था, इस पूरे क्षेत्र पे तुगलकों का शासन था। तो इन भाई साहब को लगा कि मैं जो यहाँ दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली से बैठ के वहां तक जो है नियंत्रण करना जो है वो कठिन हो रहा है, आओ राजधानी का स्थानांतरण करते हैं। राजधानी का स्थानांतरण ऐसे नहीं किया कि एक राजधानी यहां बना दी, कुछ समय यहां रहेंगे, कुछ समय नहीं, पूरी दिल्ली उठाओ और वहां ले जाओ। जब पूरी दिल्ली उठा के वहां ले गए, वो कहां ले गए, देवागिरी, बाद में उसका नाम बदल के दौलताबाद किया। वह आधे से ज्यादा लोग रास्ते में मर गए, आधे से ज्यादा लोग क्या हुआ, रास्ते में मर गए। और जब वहां पहुंचे तो उसको लगा नहीं अब तो यहां आ गए तो मेरा तो दिल्ली पर से जो है नियंत्रण चल रहा है, चलो वापस दिल्ली चल रहे हैं। तो उसने 2 बार, एक नहीं 2 बार जो है दिल्ली के ऊपर, उसने 2 बार जो है राजधानी का स्थानांतरण किया, पहले दिल्ली से दौलताबाद और फिर दौलताबाद से दिल्ली वापस, सब खत्म हो गया। फिर उसने बोला आओ सोने की जगह जो है क्या करते हैं, तांबे के सिक्के चलाते हैं। लोगों ने अपने बर्तन पिघला पिघला के सिक्के बना डाले, टोकन करेंसी जिसे कहते हैं, तांबे के सिक्के चला डाले। अब वो तांबे के सिक्के, लोगों के तो घर में बर्तन थे, जो है मुद्रास्फीति हो गई, मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाती है और लोग जो है पूरी अर्थव्यवस्था तबाह होने लगती। फिर उसे वो जो है अपना निर्णय जो है वो वापस लेना पड़ता है। उसको लगा कि भैया विस्तार तो करना है, विस्तार कहां करेंगे, इराक, खुरासन, वहां तक करेंगे। और उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की और उसने कभी आक्रमण किया ही नहीं। उसने कभी आक्रमण मतलब ये सेना पहले बनाई और फिर सेना को खत्म कर दिया। मंगोलों से लड़ रहा था, मंगोलों से उसने बोला मंगोलों से मैं लड़ूं कैसे, एक काम करते हैं, मंगोल नेताओं को ढेर सारे जो है जो उनके सैन्य अधिकारी हैं, जो उनके सैन्य कमांडर हैं, उनको ढेर सारे जो है तोहफे भिजवाते हैं। तामाशरिन जो समय का मंगोल कमांडर था, वो भेजता है कि भैया तुम मुझे पैसा दे दो, मैं अटैक नहीं करूंगा। बोलता ठीक है जाओ। हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण ना सिर्फ इसकी दोषपूर्ण नीतियां थी, बल्कि दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण इन नीतियों या इन नीतियों का जो क्रियान्वयन था, इन नीतियों का जो समय था वो गलत था। हो सकता है आगे चल के किसी समय में ये नीतियां सफल हो जाती, लेकिन इस समय में जिस तरीके से जल्दबाजी में लिए गए, सारे निर्णय जल्दबाजी में लिए, इसने क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि सर एक अच्छे शासक का, एक अच्छे नौकरशाह का, एक अच्छे लोकसेवक का जो किरदार है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसके अंदर संयम कितना है। यदि आप में संयम नहीं है ना, आप कभी एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन सकते। ये आप यहां से इसीलिए इतिहास पढ़ रहे हैं कि ताकि हम उनसे सीख सकें। यदि आप एक अच्छे आप में संयम नहीं है तो आप ये नहीं कर पाएंगे, आप ये नहीं, ये आपका हाल यही होगा जो मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ। और उसने सिर्फ जो है अपने आप को तबाह नहीं किया, उसने पूरी दिल्ली सल्तनत को तबाह किया। तो इनके साथ भी वही हो गया कि हमें अपनों ने लूटा, तो ये तो खुद ही को लूट बैठे। मतलब इतिहासकार लिखते हैं कि जिस दिन मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो आज प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से आजादी मिली। ये इतिहासकार लिखते हैं
कि उस दिन ये माहौल था कि आज सुल्तान को रियाया से और रियाया को। अब फिरोज तुगलक, अब ये बेचारा जो है जब आया तो इसने ये सिंहासन पे बैठा तो ये तो जो है सब ठीक ही करने में लगा रहा। सभी सबसे पहले जितने उसने तकवी जो कृषि ऋण थे सारे ऋण वापस लिए, बोले भैया नहीं दे पाएंगे, रुक जाओ, ठीक है। उसने सबसे पहले राजस्व अधिकारियों का क्या किया, उसने राजस्व अधिकारियों का वेतन बढ़ाया। राजस्व अधिकारियों का वेतन बढ़ाने के बाद उसने जितने भी जो कहना चाहिए गैर कानूनी और जितने भी जो है ऐसे कहना चाहिए कि अन्यायपूर्ण जितने भी राजस्व कर थे उन सबको समाप्त किया। अब इस समय सिर्फ 4 कर जो है वो दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था में रह जाते हैं। कौन कौन से? खरज, खम्स, जजिया और ज़कात। जजिया, ज़कात, खरज और खम्स। अब यहां पर खरज को कर दिया है, खराज को कर दिया कितना? 1/10। 1/10 क्या है? जो भी आपकी कृषि भूमि की उपज है उसका 1/10 कर हो जाएगा, वो आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा जो युद्ध लूट थी उसका 1/5, जो भी आपकी युद्ध में जो भी आपने लूटा उसका 1/5 जो है भाग वो। उसके अलावा जजिया और ज़कात। तो अब इस समय तक 4 जो है वो रह जाते हैं। उसने कुओं का अब काम करना था। अब जो है उस समय की बात करें तो आधारभूत संरचना पे काम करना था, उसने इस पे काम शुरू किया, चाहे कुओं का निर्माण हो, क्योंकि उसने कहा यदि सिंचाई व्यवस्था अच्छी होगी तो कृषि अच्छी होगी, कृषि की उपज अच्छी होगी, और कृषि की उपज अच्छी होगी तो क्या होगा? कृषि की उपज अच्छी होगी तो राजस्व अच्छा आएगा। तो इस तरीके के लिए उसने क्या किया? सिंचाई व्यवस्था पर काम किया, नए शहरों का निर्माण किया जिससे लोगों को जो है रोजगार मिला, नया निर्माण हुआ, लोगों को रोजगार मिला, नई जो है जो है वो हुई। और इसके अलावा फिरोज तुगलक ने जितनी भी यातनाएं देने वाली सजाएं थी उन सब पे प्रतिबंध लगाया। उसने जो है कल्याणकारी काम किए, जैसे कि दारुल शिफा, जहां पर वो एक तरीके से खैराती अस्पताल जो है वो उसने स्थापित किए जगह जगह। जो मैरिज ब्यूरो जो होता है इस तरीके का, कि जहाँ पर जो है करीब बच्चे बच्चियों की जो है शादियों का जो है व्यवस्था की जाती थी, उसे दीवान इस्तकबाक कहा गया। उसके अलावा जो है दीवान खैरात को, जहाँ पर जो है वो किया गया, दीवान खैरात को स्थापित किया गया। बंगाल पे कब्जा किया, जयनगर को जब्त किया। हाँ, पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे इसने हमला किया था। अब एक तरफ तो भैया कल्याणकारी काम कर रहे हो, दूसरी तरफ क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ जो है तुम मंदिरों पे हमला कर रहे हो, गलत था। मोटे तौर पे देखें तो हाँ, उसके निर्णय जो है वो उसने जिस तरीके से उसने राजस्व व्यवस्था को फिर से चलाने की कोशिश की, जिस तरीके से उसने कर लगाए, जिस तरीके से उसने सिंचाई व्यवस्था को, कृषि विपणन प्रणाली को जो है वो ठीक किया, वो ये बताता है कि मोटे तौर पर कहानी जो है ठीक ठाक थी। लेकिन उससे पहले जिस हिसाब का नुकसान मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया था वो कहीं से कहीं तक जो है वो इतना बड़ा नुकसान था कि ये सब उसको ठीक कर भी नहीं सकता था। जियाउद्दीन बर्नी जैसे विद्वान जो है उसके संरक्षण में थे। फुतुहात फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही जो है उसकी आत्मकथा। उसके अलावा कई ऐसी उसके शासनकाल में कई ऐसी चिकित्सा, गणित, विज्ञान, कला पर ऐसी किताबें थीं जिनका अनुवाद संस्कृत से फारसी में किया गया। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों की बात करें तो वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। 2 चीज़ें हुई कि एक तो जो आर्थिक नुकसान मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ, एक तो वो जो इनके उत्तराधिकारी थे, फिरोज तुगलक के जो उत्तराधिकारी थे वो क्या थे? वो इतने ज़्यादा कहना चाहिए शक्तिशाली नहीं थे। उसकी 2 कारण थे। पहला कारण ये कि जो नीतियां मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आई वो नीतियां इतनी विनाशकारी थी, इतनी विनाशकारी साबित हुई कि उसने पूरी जो अर्थव्यवस्था थी, जो दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था थी, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और फिरोज तुगलक ने उसको ठीक करने की कोशिश तो की, लेकिन वो इतना बड़ा विनाश था जो इतने आसानी से ठीक नहीं हो सकता था। और जो खजाना था, जो शाही खजाना था, वो क्या होने लगा? शाही खजाना खाली होने लगा। एक समय ये आया कि 14वीं शताब्दी के मध्य तक या 14वीं शताब्दी के अंत तक
जितने ये इलाके थे, बंगाल और ये वाले जो इलाके थे, ये क्या होने लगे, ये सारे इलाके जो हैं ये तुगलकों के हाथ से जा चुके थे। और एक दौर सिर्फ ये आया कि पंजाब और दिल्ली का इलाका जो है वो तुगलक के अधीन रहा। और यहीं पर जो है तैमूर ने हिंदुस्तान पे हमला किया, भारत पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के दौरान जो है ये आक्रमण हुआ। 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा किया और भीषण नरसंहार, दिल्ली की तारीखों में कुछ नरसंहार, एक तैमूर का नरसंहार ऐसा था, और उसके बाद दिल्ली की तारीख में एक नादिर शाह का नरसंहार, अब्दाली का नरसंहार। ये मतलब दिल्ली जो है वो यमुना का पानी 7 दिन तक लाल था, इस हिसाब का नरसंहार दिल्ली ने देखा। खैर ये ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद सैयद और लोदी राजवंश ज़्यादा नहीं है। खिज़र खान जो है वो 1414 से 1421 इसके संस्थापक, उसने किसी भी शाही खिताब को जो है उसने, जैसे ये गाजी मलिक या जो है वो गयासुद्दीन तुगलक हो गया, या जौना खान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, उलुग खान, तो ऐसा उसने कोई भी जो है वो लक़ब नहीं लिया, कोई भी खिताब नहीं लिया। और मुल्तान का गवर्नर था, उसने तैमूर का जब आक्रमण हुआ उसके बाद देखा कि दिल्ली फिर से अव्यवस्थित, फिर एक कुलीन शासक बनेगा, और वो चीज़ दोबारा होती है। दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ, उसके बाद उसने सूरत, दीपालपुर, पंजाब के कुछ हिस्सों को अपने नियंत्रण में किया, लेकिन ये दक्कन, बंगाल, गुजरात, जौनपुर, जितने खानदेशी, जितने इलाके थे, ये सारे इलाके जो हैं वो दिल्ली के नियंत्रण से बाहर जा चुके थे। 1421 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था मुबारक शाह, वो उसका उत्तराधिकारी बनता है। मुबारक शाह जो है 1421 से 1434 कुछ जो है आक्रमणों को, कुछ विद्रोहों को जो है वो कुचलता है। लेकिन एक जो इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है कि दिल्ली के दरबार में किसी हिंदू कुलीन को नियुक्त करने वाला वो पहला शासक बनता है। हाँ, यमुना नदी के तट पे मुबारकबाद शहर का जो है वो निर्माण करता है। सिर्फ ये चीज़ें इनके बारे में ध्यान देने वाली हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह जो उसका भतीजा था वो उसका उत्तराधिकारी बनता है। और मोहम्मद शाह जो है वो लाहौर का जो उस वक्त का गवर्नर था बहलोल लोदी, उसकी मदद से वो क्या करता है, मालवा के शासक को जो है वो हराता है। और जब बहलोल लोदी जो है इसकी मदद करता है मालवा के शासक को हराने में और वो जीत जाता है, तो बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि जो है वो ये मुबारक शाह देता है। और उसके बाद जो है बहलोल लोदी, ये भी अलाउद्दीन शाह उसका जो है उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन जैसे ही फिर वही कुलीन को दिखता है क्या कि शासक कमजोर, आओ हथियार लेते हैं। यही काम कौन करता है? यही काम करता है बहलोल लोदी। और यहां से शुरुआत होती है लोदी राजवंश की, आखिर राजवंश जो दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करेगा, आखिर राजवंश जो दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करेगा, और बहलोल लोदी, क्योंकि इसके बाद मुगलों का दौर आएगा। ये संस्थापक कौन? बहलोल लोदी, बुद्धिमान राजनेता था। और सबसे देखिए, एक बुद्धिमान राजनेता कौन है या एक बुद्धिमान प्रशासनिक अधिकारी कौन है? आप प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, आप बुद्धिमान तब कहलाएंगे जब आप अपनी सीमाओं को बहुत अच्छे से जानेंगे। हर वो व्यक्ति जो अपनी सीमाओं को जानता है वो शक्तिशाली है, क्योंकि यदि उसे पता है कि मेरी सीमा क्या है, वो उसके आगे नहीं जाएगा, वो उसके आगे नहीं जाएगा। और जब आप उस अपनी सीमाओं के अंदर रह के अपना जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन देते हैं, यही है जो आपको एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनाएगा। तो ये कभी और आप लोग बिल्कुल जब कामयाब हो जाएं तो इस बात को याद रखिएगा कि एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी का एक गुण ये भी है कि वो अपनी सीमाओं को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, और जब ही वो अपना उत्कृष्ट जो है वो दे पाएगा। और वो जानता था, उसने सबसे पहले जितने कुलीन थे उनको अपने नियंत्रण में किया, उनको खुश करने के लिए जो वो कर सकता था किया। और ग्वालियर, संभल, मेवात पर जो है उसने विजय प्राप्त की, और 1479 में उसकी मृत्यु होती है।
सिकंदर शाह उसका पुत्र, उसने सिकंदर लोदी जो है सिकंदर शाह कहलाया। उसके बाद जो है उसने उस चीज़ को भी किया, इसने भी एक अच्छी जासूस प्रणाली को जो है स्थापित किया ताकि विद्रोह ना हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो रहा था ना। आप देखें कि किस तरीके से लोदी से सैयद, सैयद से तुगलक से लोदी, तुगलक से सैयद और सैयद से लोदी, ये जो है ये बहुत कम समय में हुआ, जिसकी वजह से उसे पता था कि ये कुलीन जो है ये विद्रोह करेंगे। और यहाँ पर उसने क्या किया, उसने एक सुव्यवस्थित जासूस प्रणाली की जो है उसको स्थापित किया ताकि किसी तरीके का कोई विद्रोह खासतौर पे कुलीनों की तरफ से जो है वो ना आए। कृषि और उद्योग पे उसने ध्यान दिया। ये एक सवाल आने के जो है उम्मीद है कि सिकंदर शाह ने शहनाई संगीत को बहुत बढ़ावा दिया, और बल्कि उसने उसके शासनकाल में एक नया, मतलब उसको संगीत से इतना लगाव था खासतौर पे कि संगीत की एक नई जो है शाखा निकल आई, एक नया तरीका निकल आया जिसे कहा गया लहजा सिकंदर शाही। लेकिन कहानी आती है यहाँ पर सिकंदर लोदी का जो उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी और जिद्दी था, असहिष्णु था। उसमें हर वो चीज थी जो एक प्रशासक में नहीं होनी चाहिए। इब्राहिम लोदी में हर वो चीज, मतलब उसने, लोग कहते हैं उसने अपने बेटे तक को तो जलील कर देता था। क्या कर लोगे तुम? जिसने अपने बेटे की इज्जत नहीं रखी वो क्या किसी और की जो है इज्जत रखेगा? उसने अपने बेटे तक को अपमानित किया सबके सामने, ऐसा नहीं कि अकेले एक बंद कमरे में अपमानित किया। जब ये अपमान की कहानी जो है तुम आज 1450 में 1500 में 16वीं शताब्दी का जो अपमान है उसको अगर तुम 21वीं शताब्दी में पढ़ रहे हो तो मतलब वो अपमान कुछ बहुत ही बड़ा हुआ होगा जो आज तक याद किया जाता है। हाँ, बेटे तक को नहीं छोड़ा और कंट्रोल में नहीं आ रहा था, बिल्कुल नियंत्रण में नहीं आ रहा था। एक पागल हाथी की तरह जो है वो हाथी, उसकी बहुत बड़ी शक्ति थी। हाथी जो है बहुत बड़ी शक्ति थी और इसी कारण जो है जब वो किसी की समझ में नहीं आ रहा था तब पंजाब का जो गवर्नर था, फिर वही कुलीन, लेकिन इस बार वो खुद नहीं आया, उसने आमंत्रण दिया, उसने आमंत्रित किया फरगाना के शासक को, काबुल के शासक को, बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वो दौलत खान के निमंत्रण पर जो है वो भारत आता है और इब्राहिम लोदी से पहली लड़ाई पानीपत की लड़ता है। मध्यकालीन इतिहास को एक लाइन में बताऊं, मध्यकालीन इतिहास यात्रा है तराई से प्लासी की, जो कि पानीपत होते हुए जाती है। बस मध्य भारत का इतिहास एक यात्रा है जो तराई से शुरू होती है और पानीपत होते हुए वो कहां जाती है, कहां पहुंचेगी? प्लासी। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जिसमें आपको कुलीनों और शासकों के बीच शक्ति का संतुलन बार बार बिगड़ता हुआ दिखेगा। ये वर्चस्व की लड़ाई ही जो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है मध्य भारत के इतिहास में। भाई तराई से कहानी शुरू हुई, तराई 1, तराई 2। प्रथम पानीपत प्रथम में क्या हुआ? मुगल जो है राज्य स्थापित हुआ। पानीपत द्वितीय में क्या हुआ? मुगलों का जो है मजबूती आ गई। प्लासी में सब खत्म, अंग्रेजों की शुरुआत हो गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कभी कोई बोले कि मध्य भारत के इतिहास को समझाओ तो इसे एक लाइन में समझा देना, ये है, इससे ज्यादा कुछ है तो बताओ। अब क्यों हुआ? सवाल यह है कि 1206 से कहानी शुरू हुई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1192 से 1206 से लेके 1526। अब 1206 से 1526 भी लोगे तो 320 साल का एक इतिहास, 320 साल का एक इतिहास। और ये जो कहानी है ये क्यों हुई, या ये इसके पीछे का क्या कारण था? सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत का विघटन था वो कहां शुरू हो जाता है? वो तुगलक के दौर में शुरू हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक की जो विनाशकाली जो नीतियां थी उसके कारण। उसके अलावा जो सैयद और लोदी शासक आए उसमें ना तो इतनी क्षमता थी, और जो शासक थे वो असहिष्णु थे, वो शासक जो थे वो अपरिपक्व थे, वो शासक जो थे वो असंगत थे।
उनके अंदर वो गुण नहीं थे कि वो अच्छे शासक बन पाते। ये भी दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण हुआ। उसके अलावा दक्षिण में, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, कि दक्षिण में विजयनगर और बहामनी जो साम्राज्य थे, उन्होंने दिल्ली की जो शक्ति थी उसको कम किया। असम, बंगाल, खानदेश, गुजरात, जौनपुर, कश्मीर, मुल्तान, ये सब भी इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, और ये एक तरीके से अलग जो है राज्य जो है उसमें आ जाते हैं। 1526 में इस पूरी स्थिति का फायदा कौन उठाता है? इसका लाभ उठाता है बाबर, और मुगल साम्राज्य जो है वो स्थापित हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के योगदान की बात करें और वास्तुकला में देखें तो कुतुब मीनार को ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार की शुरुआत जो है वो किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और उसको जो है, क्योंकि दिल्ली में भूकंप आया तो उसका पुनर्निर्माण करवाया फिरोज तुगलक ने। उसके अलावा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बना नया शहर, सीरी शहर जो है वो उसने बनाया, नसीरुद्दीन महमूद की कब्र। तो ये मामलुक काल के दौरान था। खिलजी के दौरान जो है अलाई दरवाज़ा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, ये सब बने। लोधी में जो है लोधी गार्डन, नई दिल्ली, ये आ रही नई दिल्ली, लोधी अवधि में, लोधियों के काल में हमें दिखता है सिकंदर लोधी का मकबरा, लोधी गार्डन, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। मुख्य जो अगर हम साहित्यिक कार्यों की बात करें तो अलबरूनी, जिसमें उन्होंने तहकीक हिंद, कानून मसूदी, जवाहिर, उसके अलावा अमीर खुसरो बहुत बड़ा नाम हुए, तुगलकनामा हो, खज़ाइनुल फतूह हो, किरानुल मुसद्दीन हो, उसके अलावा ज़ियाउद्दीन बरनी, फ़तवाए जहानदारी हो, तारीख़ फ़िरोज़शाही हो। इब्न बतूता उस समय आए, और इब्न बतूता का जो रहला है या फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो फ़तवाए फ़िरोज़शाही, तो ये एक कहानी दिल्ली सल्तनत की, कम उसमें लिखने की कोशिश की। यदि कहीं भाषा में जो है अशुद्ध हो गई हो तो क्षमा, क्योंकि हिंदी जो है हमारी आधिकारिक भाषा है, और आप में से बहुत सारे, मुझे हमेशा से ये लगता था, क्योंकि मैं बड़े लंबे समय तक अंग्रेज़ी माध्यम के बच्चों को पढ़ाता रहा, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि हिंदी माध्यम में एक कमी है, क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पाती जो अंग्रेज़ी माध्यम के छात्रों को मिल पाती है। तो कोशिश रहेगी कि मैं ये जो कमी है, ये जो गैप है, इसको पूरा कर पाऊँ। कोशिश कर रहा हूँ। इतनी हिंदी तो ठीक है कि आप लोग समझ जाएं। और इस सब में, इस पूरे, जब हम ये जो मध्य भारत के इतिहास को मैं आप लोगों के साथ हम पढ़ने वाले हैं, हम साथ में पढ़ने वाले हैं, इसमें आप लोगों का जो है सहयोग चाहिए, क्योंकि आप लोग और हम एक साथ चलेंगे तो ये जो यात्रा है, ये जो सफ़र है, ये आसान हो जाएगा। और जैसा अपनी हर क्लास के आखिर में जो है करता हूँ कि किसी शेर के साथ जो है इसकी कहानी को ख़त्म करते। तो आज के लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक शेर। जानिसार अख्तर दिल्ली पर लिखते हैं कि ए दिल्ली कहाँ गई तेरी कूचों की रौनकें, ए दिल्ली कहाँ गई तेरी कूचों की रौनकें, तेरी गलियों से अब सर झुका के गुजरने लगा हूँ मैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके इन सारे चीज़ों को एक एक वीडियो में इसको हम कर पाएँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।